आइए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जानते हैं आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आज तक विभिन्न तरह के टॉपिक को पढ़े हैं, विभिन्न वंश को पढ़े हैं, और उस सभी वंश में से निकाल करके जो निचोड़ बचा है, जो निचोड़ युद्ध बचा हुआ है, उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि कौन सा युद्ध कब हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग टॉपिक बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग असहयोग आंदोलन कब हुआ, कब बंद हुआ, है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब बंद हुआ, मतलब कुल मिलाकर के आज हम लोग तिथि को पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा घटना किस तिथि को संपादन हुआ था, कौन सा घटना किस तिथि को संपादन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आज का जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। यह आपको जो है सो अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं, घटनाएं यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ आप देख रहे हैं ईसा पूर्व या ईस्वी। मतलब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आज जो भी हम लोग घटना पढ़ेंगे, या तो वो ईस्वी में घटा होगा या ईसा पूर्व में घटा होगा, या तो वो ईस्वी में घटा होगा ईसा पूर्व में। हम सबसे पहले आप लोग को एक चर्चा कर दें, ईस्वी जो होता है, ईस्वी को हम अंग्रेजी में शॉर्ट में एडी कहते हैं, और ईसा पूर्व को हम लोग बीसी कहते हैं। ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। वहीं अगर ईसा पूर्व की बात करें तो बीसी कहते हैं। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। वहीं अगर बीसी की बात करें तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो तिथि था उसको ईसा पूर्व कहा गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथि हुई उसको ईस्वी कहा गया। क्या कहा गया? एक बात और याद रखिएगा, ईसा पूर्व में डेट पीछे की ओर जाता है तो वह आगे की ओर भागता है, मतलब उल्टा होता है। जैसे एक के बाद क्या होगा? दो। लेकिन वहाँ पर एक के बाद दो नहीं होता है, वहाँ पर दो के बाद एक होता है। मतलब पहले दो आएगा फिर एक आएगा। ये ईसा पूर्व में चलता है, यानी कि उल्टा चलता है। वहीं ईस्वी की बात करें तो अभी 2023 चल रहा है, 2023 के बाद अगला क्या आएगा? 24 आएगा। लेकिन इस तरह का ईसा पूर्व में नहीं है। ईसा पूर्व में क्या है कि 23 के बाद उसमें 22 आएगा। बात समझ में आ गया ना? तो ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, ईस्वी में आपको सीधा चलता है, आगे की ओर चलता है। बात समझ में आ गया? तो आज की हम जो कुछ भी घटनाएं पढ़ेंगे वो कब घटी होगी? या तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, या तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले होगा उसको क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। इसलिए उसको पूर्व कहा था। पूर्व मतलब होता है पहले। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले होगा उसको क्या कहेंगे? पूर्व। जो ईसा मसीह के जन्म के बाद होगा उसको ईस्वी कहेंगे। ईस्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। और ईसा पूर्व को हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? फुल फॉर्म इसका क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बात समझ में आ गया? आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले घटना के बारे में। आपका पहला घटना है भारत में आर्यों का आगमन, जो कि लिखा हुआ है 1500 ईसा पूर्व। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ याद रखिएगा, थोड़ा सोचिएगा, ईसा पूर्व लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अब भारत में आर्यों का आगमन ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ कि बाद हुआ? पहले हुआ। बात समझ में आया कि नहीं? थोड़ा टेक्निक लगाइए, सोचिए। ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ है वह आपको ईसा मसीह के जन्म से पहले की बाद हुआ है? पहले हुआ। तो भारत में जो आर्य आए थे वो आपको ईसा मसीह के जन्म से पहले की बाद में पहले आए थे ना। इसलिए याद रखिएगा कि भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ है वह 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में। भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हुआ है ना। कब हुआ है? पूर्व। इसलिए पूर्व से याद रखिएगा, प से पूर्व, प से 1500 ईसा पूर्व। बोलिएगा जरा। बिल्कुल, प से पूर्व, प से 1500 ईसा पूर्व। तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में। आपको यदि पूछ दे कि आर्य जो थे, आर्य वो कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी, मध्य एशिया से वो आए थे, और भारत में आकर के वो कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। तो बताइए कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ही हुआ है। इसका ट्रिक क्या बता दिए, फटाफट से बता दीजिए। प से पूर्व और 1500 ईसा पूर्व, यानी कि भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ है वह 1500 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ है? आइए अब है आपका ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का मतलब समझ में आ गया होगा। ऋग्वैदिक काल में ही आपको ऋग्वेद की रचना हुई होगी। वेद की संख्या कितनी है? 4 है।
तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है या सबसे प्राचीनतम वेद कहे तो ऋग्वेद ही होता है। और ऋग्वेद काल जो है वो माना गया है आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है, ऋग्वेद की जो रचना हुई है यह भी आपको ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई है, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक के समय को कहा जाता है? बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय को कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक के समय को कहा जाता है? बिल्कुल, कहने का मतलब आर्य जो था ना, आर्य वो भारत में आया, और कब आया? 1500 ईसा पूर्व में। तो आर्य जो भारत से आया ना, देखिएगा कि हम लोगों को जैसे कि कहते हैं ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर। अगर अपने घर में कोई अगर मान के चलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसका कीमत नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी अगर आपके सामने आकर के कोई दो बात बोले तो आप उसके बातों को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह से ऐसा सोच लीजिए, हमारी कहानी पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भूलिएगा कभी नहीं। ऐसा सोच लीजिए कि आर्य जैसे ही भारत में आया ना, आर्य जैसे ही भारत में आया ना, आप उसको एकदम मानदान करने लगे। और किसके जैसे मानदान करने लगे पता है? ऋषि मुनि के जैसे उसका मानदान करने लगे। किसके जैसे मानदान करने लगे? ऋषि मुनि के जैसे। ऋषि मुनि के जैसे करने लगे। इसलिए ऋषि से याद कर लीजिएगा ऋग्वेद, और आर्य से जोड़ लीजिएगा कि आर्य आया था कब? 1500 ईसा पूर्व में। और ऋषि मुनि के जैसे आप मानदान कीजिएगा, तब ऋषि मुनि के जैसे किसको मानदान कीजिएगा? आर्य को ना। आर्य भारत में कब आया था? 1500 ईसा पूर्व। इसलिए याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से शुरू हुआ और ठीक 500 साल गुजरा। 500 साल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बताइए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो बता दीजिए कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ठीक है। और सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक मनाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग क्या बताया याद रखने के लिए? आर्य जैसे ही भारत में आया हम उसको ऋषि मुनि के जैसे मानने लगे, तो इसलिए आर्य भारत में आया था 1500 में ना, तो इसलिए ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर नहीं याद रहे तो आपको करना क्या है, जो भी इस बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो याद रखिएगा कि ये जो हम आज पढ़ा रहे हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसको आप लोग को एक दिन 2 दिन पर जो है ना केवल 2-2 बार करके पढ़ लेना है। 2-2 बार करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो बताइए ऋग्वैदिक काल कब से कब तक मनाते हैं? 1500 से 1000 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में। आज का जो वीडियो है बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। आइए, इस ऋग्वैदिक काल के बाद जो आया ना वो उत्तर वैदिक काल आया है। अब जरा समझिएगा, ऋग वैदिक लगा हुआ है, जरा वर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। ऋग को हटा दीजिए और वैदिक को याद रखिए अभी। तो देखिए वैदिक, आप वैदिक के बाद जो समय आया उसको हम लोग उत्तर वैदिक कहेंगे। वैदिक क्या, देखिए जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे क्वेश्चन, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है आपको जैसे कि 2 है, इसका पूर्ववर्ती पूछ रहा था, इसका 1 हो जाएगा। अगर 2 का उत्तरवर्ती पूछेगा तो 2 के बाद वाला जो संख्या आएगा उसको उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब बताइए कि ऋग्वैदिक पहले कि उत्तर वैदिक पहले? उत्तर लगा है तो ऋग के बाद ही ना होगा। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक, याद रखिएगा वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन भागों में? अब जैसे उत्तर वैदिक लगा हो तो उत्तर मतलब बाद होता है ना, उत्तर मतलब क्या होता है? बाद। तो बाद का मतलब बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा ना, ऋग्वैदिक पहले ना आ जाएगा। तो ऋग्वैदिक कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर जो है आपको देखिए 1500 से 1000 तक वो रहा है, और उसके बाद ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया। उसके बाद आगे आपको उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। फटाफट से बिना देखे हुए आप लोग बताएंगे कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व में। अब ये बता दीजिए कि भारत में जो है सो आर्यों का जैसे ही आगमन हुआ उसके बाद कौन सा काल प्रारंभ हुआ है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और तक। ऋग्वैदिक काल क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, उसमें से सबसे पहला जो है वो ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक मनाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और तक। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। बात समझ गए?
आइए, आपका अगला प्रश्न है महावीर जी से संबंधित है। तो पहले मुझे एक बात याद आ रहा है, आप लोग बता दीजिए कि महावीर जी किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। और ये बता दीजिए कि महावीर जी जैन धर्म के क्या तीर्थकर थे? अगर आपको 24वां याद है, क्या याद है? 24वां। तो 4 से 24वां, 4 से 54, यानी कि महावीर का जो जन्म हुआ है ना, याद रखिएगा आपको 540 को हम लोग याद, ये भी तो याद सकते हैं 54 सोचने के लिए आप ये भी तो याद सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न में महावीर में और गौतम बुद्ध में अक्सर आप फंस जाइएगा। महावीर के जन्म में और मृत्यु में, महावीर के और जन्म में मृत्यु में, महावीर के और गौतम बुद्ध के जन्म मृत्यु में फंस जाइएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि महावीर के बारे में ये याद है कि 24वां था। अगर ये 24वां याद है तो 4 से 24वां, 4 से 54वां याद रखिएगा। 24वां 54वां, 24वां 54वां, यानी कि महावीर का जन्म जो हुआ है ना 54 में हुआ है। कब हुआ है? 54 मतलब 540 से ईसा पूर्व में हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। महावीर का निर्वाण का जो प्राप्ति हुआ, निर्वाण का मतलब मृत्यु उनका जो हुआ है वो 468 में हुआ है। कब हुआ है? 468 में हुआ है। 468 ईसा पूर्व में हुआ है। याद रखिएगा, महावीर की जो मृत्यु हुई है वो 468 ईसा पूर्व में हुई है। देखिए, महावीर की जो मृत्यु हुई ना, तो महावीर की मृत्यु का बहुत ही हॉट ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। महावीर का जो जन्म हुआ है, तो हम आपको बताएं महावीर के जन्म को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि महावीर जो था 24वां तीर्थकर, 24वां 4 से 54 नहीं 4 से 24, 4 से 54, 54 हम जन्म याद रख लेंगे। और जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहे हैं। अब आज के बाद आप लोग फंसना ही भूल जाएगा, मतलब इस प्रश्न को भूलना ही भूल जाइएगा। कैसे बताते हैं आपको, देखिए। सबसे पहले ये तो याद कर ली कि 24वां तीर्थकर था, इसलिए 54। अब है हम लोग मृत्यु को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, एक बात बताइए, अगर आपके घर के अगल बगल में कोई मृत्यु हुआ होगा, तो मृत्यु होने के बाद उसको कंधा देने वाला कितना आदमी होता है? 4 आदमी होता है ना। तो देखिए 4 गो आदमी होता है, इसलिए याद रखिएगा 468 मतलब 4 गो आदमी कंधा देने वाला और 68 गो आदमी उसके पीछे। 4 गो आदमी कंधा देने वाला और 68 गो आदमी 60 को याद कर लीजिए। 60 को मतलब 60 से याद कर लीजिए 60 के। तो हम लोग जो मंजिल मतलब हम लोग जो जाते हैं, मंजिल का मतलब कटिहारी जो जाते हैं, लाश आगे तो लाश को सटिए का हम लोग जाते हैं। लाश के सटिए का हम लोग जाते हैं। तो इसलिए सटना से याद रखिएगा 60 बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब कोई मर जाता है आपके समाज में, जब कोई मर जाता है तो आप क्या करते हैं? आप उसके भोज में खूब अर के खाते हैं ना। तो मरता है तब ना अर के खाते हैं। अरे अगर किसी का जन्म होता है तो उसमें 5-6 गो आदमी खा लेते हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसके भोज में हम लोग कैसे खाते हैं? अर के खाते हैं। इसलिए 68। तो बताएंगे आप लोग कि महावीर जी का जन्म जो हुआ है कब हुआ है? क्या बताया आपको हम? अगर हमें ये याद है, और शायद आप ये नहीं भूले होंगे, महावीर जी अपने जैन धर्म के 24वां तीर्थकर थे, ये हम लोग को याद है। 24 तो 54 में तो उसका जन्म हो गया। अब इनका निर्वाण हुआ। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। जब कोई मर जाता है आपके समाज में तो आप उसके भोज को कैसे खाते हैं? अर के खाते हैं ना। इसलिए जन्म और मृत्यु में फंसना नहीं है, अर के खाते हैं। इसलिए 68 यानी कि 468 में मरे हैं। और 468 भी आज हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब महावीर जी का मृत्यु हो जाएगा तो कंधा देने वाला मतलब कि उसके जो चचरी को पकड़ने वाला कितना आदमी होगा? इसलिए 468 मतलब 4 आदमी उसके चचरी को पकड़ने वाला और 68 गो आदमी उसके पीछे। और जो 68 गो आदमी उसके पीछे कटिहारी जाता है, तो कटिहारी के दिन, नौकेश के दिन खूब अर के खाता है ना। जरा सोचिएगा, कटिहारी के दिन जो जाता है उसी को हम लोग खिलाते हैं। अरे भोज खिलाते कि नहीं खिलाते? इसलिए 68 को आदमी जाता है, अर के खाएगा वो सब, और उसको खिलाएंगे भी हम लोग अर के, जितना खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई है? 468 ईसा पूर्व में। और निर्वाण कब हुआ है? 468 ईसा पूर्व में। मतलब आप लोग ये कहे कि सर सीधी बात ये बताइए ना, आपकी निर्वाण और मृत्यु दोनों बराबर है। बस ये बोल करके आगे हम लोग चलते हैं। पता है याद हुआ कि नहीं? भूलिएगा नहीं ना, हम भी बहुत कंफ्यूजन में रहते थे। आइए, इसके बाद है गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, गौतम बोलिएगा। गौतम तो से तम, गौतम तो से 63, गौतम तम 63, गौतम में तम तो 63 बोलिएगा। तम तो 63, तो गौतम में तम तो 63 हो गया था। इसलिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 63 में। और वो याद रखिएगा, इनका भी जो जन्म हुआ है 563 में ही हुआ है। बात समझ में आ रहा है? कब हुआ है? 563 में हुआ है। मतलब अगर आपको महावीर याद है, पहले बताइए महावीर याद है आपको? कब हुआ है महावीर का जन्म? 540 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, गाँव घर में खास तौर पर देखिएगा कि कोई अपने बेटा का नाम अगर सुषमा स्वराज रख लिया, नहीं, या कुछ भी ऐसा नाम लीजिए, आंसू, ये कैसा नाम ले लीजिए आप,
कोई अपने बेटा का नाम अगर रमेश रख लिया ना, तो दूसरे लोग भी ना, पता है, उसके हिलसा से दूसरे लोग भी जो होता है उसकी हिलसा से अपने बेटा का नाम क्या कर लेता है, रमेश रख लेता है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक वही बात हुआ था महावीर और गौतम बुद्ध के बीच में। आप ऐसा सुने होंगे कि महावीर और गौतम के बुद्ध के बीच में बहुत सारी बातों का ना मिल रहा है, मतलब दोनों में समानता है बहुत सारी बातों का। क्यों? ऐसा सोच लीजिए कि जिस तरह से समाज में एक बच्चा, एक गार्जियन अपने बच्चा का नाम दूसरे के बच्चा को देख करके रख लेते हैं, एक गार्जियन दूसरे के बच्चे के कपड़े को देख करके अपने बच्चे को भी इसी तरह का कपड़ा खरीद करके देते हैं। ठीक उसी तरह से गौतम को जैसे ही देखा ना, सॉरी, महावीर को जैसे ही देखा ना, किसको पहले देखा? महावीर को। जैसे ही महावीर को देखा ना, तो गौतम बुद्ध के पिताजी भी कहा कि हम तुमसे कुछ कम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए सोच लीजिए, आप ये माइंड में बैठाइए कि महावीर और गौतम दोनों में समानता है ना, दोनों में क्या है? समानता। इसलिए दोनों का जो जन्म हुआ था ना, वो 500 से शुरू कीजिएगा। दोनों का जो जन्म हुआ था वो 500 से शुरू कीजिएगा। हमारी बातों को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 में हुआ है ना। तो आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का भी जो जन्म हुआ है वो भी 500 से ही शुरू कीजिएगा। तब 500 से शुरू कीजिएगा, तब 563। अब गौतम में बता दिए, गौतम तम तो से 63। और जब 63 याद आएगा तब 500 तो याद आ ही जाएगा ना, क्योंकि हम बताए हैं कि महावीर वाला और गौतम वाला दोनों क्या है? समान है। दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब होता है दोनों में लगभग मिलता और जुलता है। हमारी बातों को समझे कि नहीं समझे? महावीर का जन्म हुआ है आपको 500 में, जिस तरह से 540 में हुआ है ना, उसमें भी हम 500 से याद रखेंगे। 400 पर हम लोग अगर की बात जाएंगे तो याद रखें कि मतलब उनकी भी मृत्यु 400 में लगा करके हुआ है और इनकी भी मृत्यु 400 में लगा करके हुआ है। यानी कि उनका मृत्यु कब हुआ था? 468 में हुआ था ना। यहाँ पर जो इनकी मृत्यु हुई है वो 483 में हुआ है। तो गौतम का और महावीर का जबरदस्त ट्रिक है। तम तो 63 और 83 याद रखेगा। 63 और 83। अब एक बात बताइए, 63 पहले या 83 पहले ईसा पूर्व के हिसाब से? पहले 83 पहले होगा, इसके बाद में 63 जाएगा। लेकिन यहाँ पर 463 की अगर बात करें हम, तो 463 जो होगा वो बाद में होगा जी। 563 पहले होगा। बातों को समझिएगा। अगर मेरी बात नहीं समझ में आए आपको तो बस इतना ही बात याद रखिए कि महावीर जी का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में, और 5 वाला 500 से ही शुरू करेंगे। किस में? हम गौतम में शुरू करेंगे। अगर महावीर के मृत्यु को हम 400 से शुरू करेंगे तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को भी हम लोग 400 से शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? आया ना। तो बताइए कि महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 और गौतम है ना, तो गौतम का जन्म कब हुआ है? ये क्या बताए हुए हैं? गौतम में तम पर फोकस कीजिए ना। गौतम में तम, तो तम से आपको 63 हो गया। अब चलिए कि ये महावीर जी का जो, ये गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ है वो भी गौतम में तम लगा हुआ, तम तो 83, तम तो 83। बात समझ में आ, इसलिए 483। यानी कि महावीर जब मर गए तो उसके मंजिल में जाने वाले कितने व्यक्ति थे? 68 को था। क्या को था? 68 को था। वहीं अगर गौतम बुद्ध की बात करें हम, तो गौतम बुद्ध जब मर गए तो उसके मंजिल में जाने वाले कितना व्यक्ति था? 83 को व्यक्ति था। वहीं अगर इसकी बात करें हम, वो चचरी ले जाने वाला का, जो उसका वो बॉडी ले जाने वाला जो था, वो 4 को व्यक्ति तो उसमें भी था, 4 को इसमें भी था। अब कोई भी रहता है तो 4 ही को न रहता है उसमें। कोई भी व्यक्ति जो मर जाता है तो उसको ले जाने वाला 4 ही को न रहता है। इसलिए 468 में महावीर जी का मृत्यु हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो 483 में हुआ है। 83 को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। गौतम में तम, तो तम से 83, तो से तम, तो से 83, और तो से तम, तो से 63। 563 में वो मर गए हैं और 563 में वो जन्म लिए हैं। कौन? गौतम बुद्ध। और 500 और 483 में उनकी मृत्यु हो गई है। बताइए बात समझे कि नहीं बता समझे? तो बताइए फटाफट से बिना देखे हुए कि महावीर जी का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? महावीर जी का निर्वाण कब हुआ है? क्या बोले? और ये गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? बिल्कुल भूलिएगा नहीं ना आप। महापरिनिर्वाण को ही हम लोग मृत्यु होना कहते हैं। मतलब मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। याद रखेगा 483 ईसा पूर्व में जो है इनको मृत्यु हो गई। आगे जो आपका प्रश्न है सिकंदर से संबंधित है, और आप ये प्रश्न खूब अच्छा से पढ़े हुए थे। सिकंदर वाले चैप्टर को जब हम पढ़ाए थे, कहता है कि सिकंदर जो है भारत पर हमला कब किया? सिकंदर जो है भारत पर हमला कब किया?
तो आप बताएंगे कि सिकंदर भारत पर हमला कब किया? 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में। कब किया है? 326 से 325 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया है? 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में। सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण कब किया है? कि सिकंदर के बारे में जो हम ये बात याद रखेंगे उसको ऐसे याद रखिए कि जैसे सिकंदर भारत में आया ना, सिकंदर जब भारत आया तो समझिए कि भारत आया तो उसको भारत में, अब मान के लिए आप ही अगर यहाँ से दिल्ली जाते हैं या आप जम्मू कश्मीर जाएंगे या आउट ऑफ स्टेट कहीं भी नए जगह पर जाएंगे तो नए जगह का कुछ अगर पकवान आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको खाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम झारखंड गए थे तो मुझे इडली डोसा के बारे में जानकारी नहीं था, हम बड़ी चाव से बड़ी शौक से उसको खाना शुरू किए थे, लेकिन बाद में मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा और पता नहीं सर में दर्द भी होने लगा था। तो इसलिए याद रखिए कि उसी तरह से सिकंदर जैसे ही भारत आया, सिकंदर जैसे ही भारत आया तो यहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा पकवान खाया। और जैसे ही पकवान खाया ना तो पकवान खाने के बाद उसको समझ लीजिए कि उसको छेड़ने वाला बीमारी पकड़ लिया, छिड़बाई पकड़ लिया उसको। तो छिड़बाई पकड़ लिया इसलिए 326, छिड़बाई पकड़ लिया इसलिए 326। तो याद रखिए सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया है, भारत वो किस मकसद से आया था? आक्रमण करने के लिए ना। तो वो जो आक्रमण करने के लिए आया तो भारत में तो कितना शक्ति है देखबे कर है, सनातन धर्म है भारत में और भारत में कितने साधु संत हैं, तो सबका श्राप उस पर लग गया। किस पर? सिकंदर महान पर लग गया। सिकंदर आया आक्रमण करने के लिए लेकिन उस पर श्राप लग गया और श्राप लगने के बाद सिकंदर को ना वो जो पकवान सब खाया से उसको छिड़बाई पकड़ लिया। छिड़बाई से याद रखिएगा 326, यानी कि सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया वो 326 में। ये आपको खासतौर पर लुसेंट में देखने को इस तरह का मिलेगा जो कि ओनली जो है सो 326 ईसा पूर्व आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 326 से आप 325 ईसा पूर्व के बीच में। तो आप याद रखिएगा कि अगर कहीं पर 326 सिंगल हो 326 और 25 तो आप वहां पर आंसर मारिएगा 326। लेकिन यदि डबल करके हो जैसे 324 से 25, 326 से 25 तो उस परिस्थिति में आप 26 से 25 मारिएगा, क्योंकि 26 में वो आए थे और 25 तक वो आक्रमण करने के बाद जो है तो बेचारा भारत से लौट गए। इसलिए याद रखिएगा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? 326 से 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर के बारे में आपको ट्रिक क्या बताए? सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो हाँ बिल्कुल, तो वो आक्रमण करने के लिए जो आया ना, हाँ आक्रमण करने के लिए आया, आक्रमण करने का जो थक जो गया ना तो थकने का तो उसको भूख लगा, देखा अच्छा पकवान बना हुआ था, अच्छा पकवान जो देखा ना होटल से बना हुआ वो खा लिया। जैसे ही खाया कि उसको छिड़बाई बीमारी पकड़ लिया। इसलिए याद रखिए छिड़बाई से 26 यानी कि 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया और यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। और याद रखिएगा कि सिकंदर के नाम में महान लगता है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि सभी राजा के नाम में महान नहीं लगा है, लेकिन सिकंदर में, अशोक में, इस तरह से और भी बहुत सारे राजा हैं जिसके नाम में लगा है। सिकंदर, अशोक, अकबर है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे राजा हैं। इसके बाद है आपको विक्रम संवत। और विक्रम संवत के बारे में हम आपको लुसेंट जब पढ़ाए थे तो खूब अच्छी तरीका से बता दिए थे, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। वही अगर हम शक संवत की बात करें तो हाँ इसका भी आरंभ आपको 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आइए हिजरी संवत की यदि हम बात करें तो हिजरी संवत का शुरुआत जो हुआ है वो आपको 622 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 622 ईस्वी में हुआ है। बात समझ में आ रहा है? और देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, बताते हैं। हिजरी है ना, हिजरी को आप सामान्य तौर पर आप हिजरा बोलिए और आम भाषा में हिजरा को लोग छक्का भी बोल देता है। जो खास तौर पर यदि ट्रेन में आप यात्रा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो ट्रांसजेंडर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों का गुण उसमें पाया जाता है। तो इस वजह से जो है ना उनको हिजरा बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसजेंडर उसको अंग्रेजी में बोला जाता है और उसी हिजरा को आमतौर पर उसको छक्का भी लोग बोल देते हैं। तो इसलिए हिजरी से याद रखिएगा हिजरा, और हिजरा को हम लोग क्या बोलते हैं? छक्का बोलते हैं। तो छक्का से हम 6 याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? और छक्का से ट्रेन में बेसी बोलता है ना, अगर जो आप पैसा नहीं दीजिएगा तो खूब बोलेगा, गाली भी बहुत सारा देता है, बेसी बोलबो करता है। तो बेसी से याद रख लीजिएगा 22, बेसी से याद रख लीजिएगा 22, यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत जो हुई है वो कब हुई है? 622 ईस्वी में हुई है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने की बात है, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ ईस्वी है। ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ क्या है? ईस्वी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा कि हिजरी को हम लोग हिजरा याद रखेंगे और हिजरा को ही हम लोग क्या कहते हैं? छक्का कहते हैं। तो छक्का से याद रखेंगे 6, और वो बेसी बोलती है ना,
अगर पैसा नहीं दीजिएगा उसको तो बेसी बोलते हैं, बेसी से याद रखेंगे 22। अब हम लोग ईस्वी को यदि बात करें तो देखिए वो सब जो रहती है ना, मतलब हिजरा सब जो रहता है ना, तो क्या करता है, तो कभी इस बोगी कभी उस बोगी कभी उस बोगी, यानी बोगी बोगी में बोगी समझते हैं ना, मतलब ट्रेन के कभी इस डिब्बा में कभी उस डिब्बा में कभी उस डिब्बा में, ये घूमने का ही काम करती है। और उसका एक परंपरा बन गया है कि वो केवल पैसा लोगों से मांगती है और मांग करके वो अपना जीवन चलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हिजरी मतलब हिजरा, और हिजरा को हम लोग छक्का कहते हैं तो 6 याद हो गया, बेसी बोलती है तो 22 हो गया। और इसके बाद जो इस बोगी से उस बोगी करती है तो इससे याद रख लीजिएगा ईस्वी, इससे याद रख लीजिएगा ईस्वी, यानी कि हिजरी संवत का जो आरंभ हुआ है वो आपको 622 ईस्वी में हुआ है। बात समझ गए? हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ है? 622 ईस्वी में। बिल्कुल। ईस्वी कैसे याद रखिएगा? पहले हिजरा का नाम कहाँ लिया आपको? हिजरा सब कभी इस बोगी से उस बोगी करती है तो इसलिए इस बोगी से इस बोगी से याद रखेगा आपको ईस्वी। आइए आपका अगला प्रश्न है फाहियान से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो फाहियान भारत यात्रा किया था ये आपको पहले से ही पता होगा, तो बताइए कि फाहियान जो भारत यात्रा किया था वो कब किया था? ठीक है, 405 ईस्वी से 411 ईस्वी के बीच में, मतलब 405 में वो बेचारे आए थे और 411 ईस्वी में वो चले गए। ठीक है, फाहियान कब आए थे? 405 में आए थे और 411 में चले गए। बताइए फाहियान भारत यात्रा कब किए थे? 405 में। बिल्कुल, 405 ईस्वी में आए थे और 411 में वो चले गए। तो आप इसको किस तरह से याद रखेंगे ये बात जरा आप लोग जान लीजिए। फाहियान जैसे ही भारत में आया तो वो बड़ी फरफरा रहा था, याद रखिएगा। कहानी को जरा सुनिएगा, कहानी याद रखिएगा तो आपको प्रश्न भी बन जाएगा, नहीं तो फिर प्रश्न भूल जाइएगा आप लोग। ये बड़ा खतरनाक ईस्वी वाला प्रश्न होता है। तो देखिए फाहियान से याद रखिएगा, फौज से फाहियान है और फाहियान जैसे ही भारत में आया तो बड़ी फरफरा रहा था। क्या बोले हम, ये बताइए फटाफट से। फाहियान भारत आया था, भारत आया ना तो खूब फरफरा रहा था। फरफराने का मतलब ये हुआ कि आपको खूब बोल रहा था, बात समझ में आ रहा है? तो फाहियान जो भारत में आया तो वो बड़ा फरफरा रहा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कहानी को, बस कहानी याद रखिए, एग्जाम का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फाहियान बड़ी फरफरा रहा था, तो देखिए फरफरा रहा था ना, तो जैसे जब फरफराने का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही बोलना, बाचाल जिसको कहते हैं। तो बहुत फरफरा रहा था, तो जब ज्यादा फरफरा रहा था ना तो भारत का लोग भी चुप क्यों रहेगा, है कि नहीं? ये भी आपको खूब चुप नहीं रहा, ये भी चरचराने लगा। मतलब फाहियान फरफराने लगा तो भारत का लोग चरचराने लगा। तो चरचराने से याद रखिएगा आपको 400, चरचराने से याद रखिएगा 400। जब ज्यादा फरफराएगा तो 4-5 हाथ उसको मरियो देगा ना, किसको? फाहियान को, क्या कि फाहियान फरफरा रहा था। देखिए फाहियान फरफराया और भारत का आदमी चरचराया, है ना? फाहियान फरफराया, भारत का आदमी चरचराया। तो चरचाया ये याद रखिए, फाहियान फरफराया, भारत का आदमी चरचराया, क्योंकि भारत आया था ना, वो भारत में आके फरफराने लगा, अब भारत का आदमी चरचराने लगा। तो फाहियान भारत आया और फरफराने लगा और भारत के लोग चरचराने लगा और इसके बाद क्या किया, तो फाहियान को 4-5 हाथ दे भी दिया। तो इसलिए 4-5 हाथ दे दिया, मतलब याद रखिए 405। मतलब कि फाहियान भारत कब आया? तो 405 में आया। अब है जब 4-5 हाथ इसको दे दिया ना तो 9-2 11 हो गया। कौन? तो जो भारत आया था वही ना 9-2 11 होगा, भागेगा यहाँ से भारत से, तो वो जो है 9-2 11 हो गया। तो 9-2 11 से आप याद रखिएगा, आप जो है 411, यानी कि 405 में भारत आया था और 411 में भारत से वापस चला गया। तो बताइए कि फाहियान भारत कब आया था? 405 ईस्वी में। फाहियान भारत कब आया था? 405 ईस्वी में। और कब चला गया? 411 ईस्वी में। कैसे याद रखिएगा बताइए? फाहियान भारत आया था, फरफराया था, फाहियान फरफराया, अब भारत का लोग चरचराया, मतलब 405 हाथ उसको लग भी गया ना, तो 405 बस समझा। 4-5 जब 4-5 हाथ लगा ना तो 9-2 11 हो गया। इसलिए याद रखिएगा 405 में भारत आया और 411 में भारत से विदा हो गया, चला गया। बात समझ में आ गया? विदा होने का मतलब मर जाना होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर विदा होने की बात नहीं बोलेगा, मतलब भारत से उनका आगमन हो गया। ठीक है, भारत आया और भारत से आगमन हो गया उनका 411 ईस्वी में। बताइए फाहियान भारत कब आया था? 405 ईस्वी में। उनका आगमन कब हो गया? 411 ईस्वी में। आइए अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन का जो शासन काल रहा है वह आपको 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है। बताइए हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक रहा है? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है।
आइए अब देखिए हर्षवर्धन का जो शासनकाल है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए हर्षवर्धन जो है ना, याद रखिए कि हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन जो है, ह से हर्षवर्धन, ह से हगने के लिए जो बैठा ना, हर्षवर्धन जो हगने के लिए बैठा, तो देखिए 6 बजे बैठा, आज 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजा दिया, इसलिए याद रखिए 6 से 6, 6 से 6, आज 6 से 6 से याद हो जाएगा आपको 6 से 6, क्या हो जाएगा? 6 से 6, यानी कि 6 से 6 से याद हो जाएगा, मतलब 606, यानी कि हर्षवर्धन ह से हगने के लिए बैठेगा 600, मतलब 6 बजे सुबह में बैठेगा ना तो 6 बजे शाम कर देगा, और 6 बजे शाम में बैठेगा तो 6 बजे सुबह कर देगा। बताइए ह से हर्षवर्धन ह से हगने के लिए बैठेगा तो 6 बजे बैठेगा सुबह में, तो 6 से 6 बजे तक हगते रहेगा। और जब जो उसको कोई देखेगा ना कि चला हर्षवर्धन सुबह में 6 बजे हगने के लिए बैठा था, अभी तक हगते ही है, बात समझ में आया? जब जो सब देखेगा ना हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन क्या करेगा? अपना जल्दी जल्दी से बोरिया बिस्तर सब लोटा सब सैंतेगा, तो सैंत के आई के और भाग जाएगा। तो सैंतेगा मतलब 47, सैंतेगा मतलब 47, यानी कि 6 से 6 तक हगेगा। और जब लोग सब उसको देख लेगा आश्चर्य में पड़ेगा कि चला अभी तक हगते हैं, बात समझिए। तब क्या करेगा? अपना बोरिया बिस्तर सब लेगा, बात समझ में रहा है? तो बोरिया बिस्तर सब क्या करेगा? सैंतेगा, सैंत करके फिर चलते रह जाएगा। इसलिए 6 से 6 से लेकर के 647 ईस्वी तक याद रखेगा। हर्षवर्धन जो है उसका शासन काल क्या था, मतलब हर्षवर्धन कब से कब तक शासन किया था? बिल्कुल, इसका ट्रिक फिर समझ लीजिए। ह से हर्षवर्धन, ह से जो हगेगा तो हगेगा 6 बजे बैठेगा तो 6 बजे तक हगता रहेगा, और जब 6 से 6 तक हगते रहेगा तो कुछ लोग देखेगा, आश्चर्य लगेगा कि भाई ये तो 6 बजे से हग रहा है अभी तक। जैसे उसको देखेगा ना, बात समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा? हर्षवर्धन शर्मा जाएगा, और 100 से शर्मा जाएगा, और शर्मा करके सब कुछ अपना जो भी बोरिया बिस्तर रहेगा सबको सैंतेगा, और जल्दी से वहां से भाग जाएगा शर्मा करके, बात समझ। तो सैंतेगा मतलब कि 47, यानी कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक फाहियान जो है आपको, ये हर्षवर्धन जो है आपको शासन किया था। बताइए हर्षवर्धन कब से कब तक शासन किया था? आइए अब आपका अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग जो है कौन? ह्वेनसांग की भारत यात्रा, मतलब ह्वेनसांग भारत कब आया था? देखिए ह्वेनसांग जो है 630 ईस्वी में भारत आया था। ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में। आइए ये जो प्रश्न है आपका ह्वेनसांग के बारे में, तो देखिए ह्वेनसांग को जरा ध्यान से देखिए, ह्वेन और सांग लिखा हुआ है, सांग में जो है सा और ऊपर में अनुस्वार है, तो अनुस्वार का मतलब किसका उच्चारण होता है? कभी नौ का तो कभी गौ का होता है, याद रखिएगा। लेकिन हमको गौ का नहीं लेना है, यहाँ पर आपको नौ का लेना है। तो देखिए ना को अगर लेंगे तो देखिए सा के ऊपर में अनुस्वार है, अगर नौ का उच्चारण लेंगे तो ये सा हो जाएगा, और सा के बाद यदि नौ का लेंगे तो क्या हो जाएगा? शान हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या? देखिए जब आटा को जो सानते हैं, आप लोग आटा को गूंथते हैं ना, मतलब सानना हुआ, सांग से याद कर लीजिए सान। जब आटा जो सानते हैं तो सानने के बाद जब जो हाथ धोने का प्रयास, मतलब हाथ धोने का टाइम आता है, तो उस समय पहले आटा को छोड़ाना पड़ता है ना हाथ में से जी। याद कीजिए आप लोग जब खाना बनाते हैं तो उस समय आटा को आप छोड़ाते हैं कि नहीं छोड़ाते हैं? जब खाना को छोड़ाना पड़ता है तो छोड़ाने से आप याद रखिएगा छ। और कभी कभार देखिएगा जब आटा जो आप सानते हैं ना, तो वो आपके बाल में जो पकड़ा जाता है, हाथ में जो बाल है उस बाल में जो आपको आटा फंस जाता है, और आटा यदि सूख गया तो आप जो उसको छुड़ाते हैं ना तो बालों तिराता रहता है ना आपका जी। जब आटा छुड़ाते हैं, अब बाल में यदि आटा सूख गया तो पकड़ लेता है बहुत जोर से, तो फिर बाल भी तिराने लगता है, तो तिराने लगेगा, इसलिए याद रखिएगा 30, तिराने लगेगा यानी कि 30। यानी कि ह्वेनसांग जो है, देखिए ह्वेनसांग है, सांग को हम क्या बोले कि सा के ऊपर में अनुस्वार है, और अनुस्वार का उच्चारण हमें लेना है अभी 9 से, और जब 9 से लेंगे तो यहाँ पर सा और 9 हो जाएगा सान। और जब हम आटा को सानते हैं तो फिर हमको बाद में छोड़ाना पड़ता है ना आटा, तो छोड़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। और जब आटा कभी कभी छोड़ाते हैं, यदि देरी पर छोड़ाते हैं, लेट से छोड़ाते हैं, तो आटा जो है सो केस में फंस जाता है, तो केस तिराता रहता है ना, तो जब केस तिराएगा तो आप लोग तो क्या कीजिएगा? 20 तो करबे कीजिएगा, तो इस से याद हो जाएगा आपको 30, इससे याद हो जाएगा 30, और इस से आपको ईस्वी भी याद हो जाएगा, और आपको इस से आपको 30 भी याद हो जाएगा। तिराएगा तो 30, और तिराएगा तो आप 20 बोलबे कीजिएगा ना, तो इस से हो जाएगा आपको ईस्वी, इसी से हो जाएगा ईस्वी, इससे हो जाएगा ईस्वी। बात समझ में? तो बताइए कि ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग जो भारत आया था वो कब आया था? ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में। इसका ट्रिक क्या बताए थे?
बताइए फटाफट से। देखिए होएन सांग इसके नाम में से ही हम लोग ट्रिक निकालेंगे। तो सांग में हम आप याद रखेंगे सा याद रहेंगे, और सा के बाद अनुस्वार है तो हम अनुस्वार का न आगे लगा देंगे तो हो जाएगा सान। और जब जो आटा जो सानते हैं तो हम लोग तो उसके बाद छोड़ाते हैं ना, तो छोड़ाते हैं तो छ हो गया। और जब छोड़ाते हैं तो उस क्रम में देखिएगा केस में जब फंसा था, केस तिराता है ना, तो तिराता है तो तिराता मतलब 30 है ना। जब तिराएगा आपका केस तो आप इस तकर में कीजिएगा ना, क्योंकि इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको 20 आता रहता है ना, किस तिराता है तो इसलिए 30 से हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपको ईस्वी, इससे हो जाएगा ईस्वी। यानी कि होएन सांग जो है वो भारत यात्रा कब किया था? 630 इसमें होएन सांग भारत यात्रा कब किया था? 630 ईस्वी में। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जो कि इत्सिंग था, याद रखिए अगर कोई पूछे कि इत्सिंग जो था वो कहाँ का यात्री था, तो याद रखिएगा इत्सिंग जो था वो आपको चीनी यात्री था। इत्सिंग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। और इन्होंने बिहार का भ्रमण जो किया है वो 673 ईस्वी में किया है। इत्सिंग कब किया है? 673 में। इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया है? और याद रखिएगा ये जो इत्सिंग है वो आपको चीनी यात्री था और बिहार का भ्रमण किया था। याद रखिएगा बिहार के लोग सब ना देखिएगा चीनी का चाय बहुत ज्यादा पीता हो, और चाय में चीनी बहुत डाल करके पीता है बिहार के लोग, क्योंकि बिहार के लोग मेहनती रहता है ना, तो चीनी चाय में डाल करके तो पीवे करेगा। इसलिए याद रखिएगा कि इत्सिंग जो था, इत्सिंग जो था ना वो चीनी यात्री था और कहाँ आया था? बिहार आया था। तो बताइए कि बिहार जो भ्रमण किया था वो कब किया था? 673 ईस्वी में। कब किया था? 673 ईस्वी में। तो बताएंगे कि चीनी यात्री इत्सिंग जो है वो आपको बिहार भ्रमण किए थे, वो कब किए थे? 673 में। याद रखिएगा आप लोग कि इत्सिंग है ना, तो इत्सिंग से याद रख लीजिएगा इत्सिंग और इतर जो होता है बॉडी में लगाने वाला इतर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चीनी यात्री था जो कि इत्सिंग था। इत्सिंग कहाँ का यात्री था? चीन का। इत्सिंग से याद रख लीजिएगा इतर। और जब जो हम लोग इतर लगाते हैं तो आप सुनिए होगा कि मुसलमान जाति में क्या होता है कि जब इतर लगा लीजिएगा ना, मुसलमान या हिंदू कोई भी जब इतर लगा लीजिएगा ना, तो इतर जो है सो एक पवित्र चीज माना जाता है मुसलमानों में खास तौर पर। और उस पवित्र चीज को लेकर के, पवित्रता को लेकर के, पाक को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के जीन सब जो होता है ना उसके ही शरीर पर आना चाहता है। जो स्वच्छता बिल्कुल स्वच्छता में रहता है, इतर का यूज करता है, उसके शरीर पर जीन आता है। और जब जो जीन आ जाएगा आपके शरीर पर ना तो आप छिछियाने लगेगा ना। जब जीन जो आपके शरीर पर आ जाएगा तो छिछियाने लगेगा, तो छिछियाने लगेगा तो इसके इस छिछियाने से हो जाएगा आपको 6। और जीन सब क्या करेगा आपको, जब जीन आप पर सवार हो जाएगा ना तो कितनों आपको ये भक्ता सबसे दिखवाएगा, आपको कितनों जो आप जो भक्ता सबसे आपको दिखवाएगा, तो आपको जीन हटने वाला नहीं है। जीन जो उसको पकड़ लेता है वो जल्दी हटता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और जब जीन हटता नहीं है तो देखिए जब एक जीन पकड़ेगा तो जीन का दोस्तों सब ना आपको पकड़ने के लिए आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए जब जो आपको सब तरफ से जीन पकड़ने के लिए आएगा तो कोई उधर तीरेगा आपको, कोई उधर तीरेगा, कोई उधर तीरेगा, तो तीरते तीरते आप तीरा देगा, तो तीराने से याद हो जाएगा आपको 673। तिराने से क्या याद हो जाएगा? 673। तिराने से क्या याद हो जाएगा? मतलब जब जीन सवार होगा तो आप छिछियाने लगेगा ना, और छिछियाने के बाद फिर क्या होगा आपके साथ? बहुत सारा जीन सब आपको जो कैप्चर करने के लिए आएगा। कोई उधर से नोचेगा, कोई उधर से नोचेगा, कोई इधर से तीरेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि 673। क्या याद रखिएगा? 673 है ना। जीन जब पकड़ लेगा ई तरफ के सेंट पर जो दौड़ के आएगा, तो देखिए जैसे आप बताते हैं एक बात, पानी में ना कोई अगर मछली का मसाला फेंकिए तो देखिएगा कि आपको जो है पानी में खखारे फेंकिए ना, सब तरफ से आपको मछली कोई उधर तीरता है, कोई उधर तीरता है, कोई उधर तीरता है, खखार को तीरता है कि नहीं तीरता है? आप कभी देखिएगा फेंक करके। उसी तरीके से जब आप इतर लगाइएगा ना, जब इधर लगेगा तो जीन सब कोई इधर तीरेगा आपको, कोई उधर तीरेगा, कोई उधर तीरेगा, तो तीरते तीरते तीरा जाइएगा। इसलिए याद रखिएगा 73, यानी कि 673। यानी कि इत्सिंग जो था, इत्सिंग वो कहाँ का यात्री था? इत्सिंग कहाँ का यात्री था? और कहाँ पर भ्रमण किया था? बिहार में। इत्सिंग कहाँ पर यात्रा किया था? हम बताए थे ना कि बिहार का लोग सब चीनी खूब डाल करके चाय पीता है, मतलब चाय में चीनी ज्यादा मात्रा में डाल करके पीता है। इसलिए याद रखिए कि आपको जो है बिहार का भ्रमण करने के लिए आया था। और इत्सिंग कहाँ का यात्री था? तो चीन का। और इत्सिंग जो चीन का यात्री था, तो इत्सिंग में क्या बोले थे आपको? इत्सिंग से याद रखेगा इतर। और जब इतर लगाइएगा, आप इतर लगाइएगा बॉडी में, तो आपको जीन पकड़ने के लिए आएगा। और जब जीन पकड़ने के लिए आएगा ना, तो मेरे गाँव में एक आदमी को जीन पकड़ा हुआ है मुसलमान को, तो हर दिन छिछियाते रहता है। तो छिछियाते रहेगा, इसका मतलब हो गया आपको 6 से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए
देखिए, अब हमारे गाँव में जो जीन पकड़ा हुआ है ना, उसको बहुत ही एक से एक शायरी सब याद है। तो जैसे वो निकलता है रोड से ना, तो सब उसको कोई बुलाता है, कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है। वैसे बेचारा क्या होता है, तीरा जाता है। तो तीरा मतलब जीन सब तीरता है ना, सब जीन खींचेगा अपने तरफ। तो आप तीरा, जब जीन खींचेगा तो तीरागा, और जब तीरागा तो हो जाएगा, आपको याद रखना है 73। यानी कि इत सिंह जो बिहार का यात्रा किया था वो कब किया था? भारत यात्रा इत सिंह कब किया था? सॉरी, भारत यात्रा नहीं, बिहार का यात्रा। कहाँ का यात्रा? बिहार का, है ना। बिहार को आप चीनी से याद रखिएगा, है ना। बिहार के लोग चीनी खूब खाते हैं, चीनी का यूज खूब करते हैं, इसलिए बिहार का यात्रा जो क्या था इत सिंह, वो कब किया था? 673 में। कैसे याद रखिएगा बताइए? देखिए, इत सिंह नाम का व्यक्ति है, वो लगाएगा इतर, और जब इतर लगाएगा तो उसको देखिए, अब हमको बोलने दीजिए, आप लोग सवाल नहीं बोलते हैं, उसे कौवा के जैसे मत कीजिए। देखिए, इत सिंह नाम का व्यक्ति है, वो लगाएगा इतर, और जब लगाएगा इतर तो वो रहेगा पवित्र, और जब पवित्र रहेगा ना तो उसको ले जाएगा तीतर नहीं ले जाएगा उसको जीन पकड़ लेगा। इतर पर जीन आता है ना, कहानी पूछ लीजिएगा किसी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन, कहानी पूछ लीजिएगा जी इसके बारे में, इतर के बारे में। इतर जो यूज करता है ना तो उसको जीन पकड़ लेता है। तो जब वो लगाएगा इतर, पकड़ लेगा उसको जीन, तो जीन आपको पकड़ लेगा तो छिछियाएगा ना, बात समझता। जब छिछियाएगा तो आपको 6 हो जाएगा याद, और जब छिछियाएगा तो जीन सब, बहुत ही जीन सब जो एक के बार पकड़ लेगा उसको, तो सब अपने तरफ कैप्चर करना चाहेगा। तो कभी उधर तिराएगा, कभी उधर तिराएगा, कभी उधर तिराएगा, तो तिराते तिराते बेचारा तिरा जाएगा। इसलिए याद रखिएगा 673। यानी कि आप बताएंगे आप लोग कि इत सिंह जो है बिहार का यात्रा कब किया था? 673 में। और इत सिंह कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। आइए, अब आपका अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये बात आप खूब अच्छा से पढ़े थे कि भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे वो मुस्लिम आक्रमणकारी था, और उनका नाम था, आपको क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि आपको सिंध पर आक्रमण किया था, है ना। और वो 712 में आक्रमण किया था। हम बताए थे कि सिंध बेचारा सीधा साधा था ना, तो सीधा साधा पर 712 में ही आक्रमण कर दिया, है ना। सिंध बेचारा सीधा साधा था और सिंध पर सीधे सीधे जो है 712 में आक्रमण कर दिया, ठीक है, और उस पर विजय भी पा लिया। तो याद रखिए कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और कब आक्रमण हुआ था? 712 ईस्वी में। कब आक्रमण हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। इसका ट्रिक भी आपको बताया ना कि 100 से सिंध पर आक्रमण किया था, 100 से 712 में किए थे, फिर भी आप गलत करते हैं, ठीक है। और सीधा साधा बेचारा उस पर आक्रमण कर दिया। तो बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन मुस्लिम यात्री ये आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में क्या था। आपका अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर से संबंधित है। तो बताइए कि सोमनाथ मंदिर पर, किस मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर जो है सो आपको आक्रमण जो हुआ है वो कब हुआ है? तो 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ है? 1025 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ है? 10 मंदिर की यदि हम बात करें तो इस मंदिर के बारे में जरा कॉन्सेप्ट लीजिए। सोमनाथ से याद रखिए कि सोमवारी का जो व्रत होता है श्रावण के महीना में, ये व्रत के बारे में आपको पता होगा। सोमवारी के व्रत में खास तौर पर ये व्रत आपको लड़कियां लोग करती है, है ना। और लड़कियां लोग जो करती है तो उस लड़कियां जो मंदिर जो जाएगी सोमवार को मंदिर जाएगी ना, तो उसके पीछे लड़का लग जाएगा। और जब जो लड़का उसके पीछे लग जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो उस सब क्या करेगी लड़की, सब मिल के उस लड़का को पकड़ लेगी। अब पकड़ने के बाद उसको क्या करेगा, जाएगा बार्बर के पास। बार्बर मतलब हजाम, नाई जिसको कहते हैं, नाई के पास जाएगा और नाई के पास जा करके उसको पहले गंजा करवाएगा। तो गंजा करवाएगा तो गंजा से याद रख लीजिएगा गजनबी, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन किया था? गजनबी ने, महमूद गजनबी ने किया था। अब ये है गंजा जो करवाएगा तो वो उस लड़का को पकड़ के कितना आदमी ले जाएगा, मतलब कितनी लड़की? 10 लड़की। ऐसा सोच लीजिए आप, ये कहानी जो बता रहे हैं इसको सोचना है, केवल मन में एक कहानी बना करके इसको याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर की चर्चा जब भी हो तो सोमनाथ से याद रखेंगे सोमवारी। और सोमवारी व्रत में 10 गो लड़की मिल करके मंदिर जाती रहेगी। मंदिर जाने के क्रम में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ देगा, तब वो 10 लड़की उस लड़का को पकड़ के उसको गंजा करवा देगा पहले, और गंजा करवा करके पूरा घुमाएगा। तो इसलिए गंजा से याद रखिएगा गजनबी, और 10 गो लड़की गई थी उसको लेकर के पकड़ के, इसलिए 10 गो लड़की से आप याद रखिएगा 10। और जब वो उसका बाल जो मुड़वाएगा,
बाल जो कटवाएगा ना, तो बाल कटवाने का पैसा कितना लगता है? 25 रुपया। इससे याद रखिएगा 10 अब 25 मतलब 10 गो लड़की लेके जाएगी, अब 25 गो रुपया हजाम को देगी, 25 गो रुपया हजाम को देगी, इसलिए 225 याद रखिएगा। यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 225 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 225 ईस्वी में हुआ था। और इस पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था, मोहम्मद गजनवी ने किया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बताइए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 225 ईस्वी में। ठीक समझ गए ना? चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो आपको याद रखिएगा 1191 में हुआ है। देखिए प्रथम का मतलब होता है पहला, पहला मतलब एक, इसलिए 1191 में पहला लगा हुआ है। और इधर भी आप एक एक देख रहे हैं, एक एक का बौछार है, एक ही एक नजर आ रहा है ना। तो तराइन का युद्ध जो हुआ था आपको, तराइन का युद्ध जो हुआ था ना वो आपको हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और देखिए प्रथम युद्ध कहेगा तो प्रथम मतलब एक होता है, इसलिए 91 में एक आ रहा है। वही तराइन का अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध जो हुआ है वो 1192 में हुआ था। देखिए द्वितीय से 2 है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ है? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1192 तो में। तराइन का द्वितीय युद्ध अगर कहे तो 1191 में, सॉरी 1192 में, और तराइन का प्रथम युद्ध कहे तो 1191 में। बात समझ में आ रहा है? देखिए तराइन के युद्ध को जो हम लोग याद रखेंगे, हम लोग को तराइन का 2 गो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तराइन का कितना युद्ध हुआ था? 2 युद्ध हुआ था। और ये जो तराइन का युद्ध, पहला युद्ध जो हुआ था आपको, तो पहला से रखिएगा 1 याद, और 1 से आपको याद रखिएगा 1191। वही अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय से 2 होता है, इसलिए 1192। बात समझ गए? अब आपका अगला प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश जो था ना, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। गुलाम वंश का, देखिए हम लोग गुलाम किस जानवर को बना करके रखते हैं? कुत्ता को, इसलिए याद रखिएगा कि वो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की जो स्थापना हुई है वो 1206 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कुत्ता सब जो रहता है वो 12 से 6 घंटा जागता है नहीं, और कुछ ही देर वो सोता है। भर रात 12 घंटा जगता कि नहीं बेचारा कुत्ता सर, और दिन में 6 घंटा सोया और फिर आपको 6 घंटा जगता ही। इसलिए याद रखिएगा कि कुत्ता कितना से कितना देर सोता है? 12 से 6 घंटा। ऐसे याद कर लीजिए 12 से 6, ऐसे याद कीजिए 12 से 6 घंटा। इसलिए गुलाम हम किसको बना कर रखते हैं? कुत्ता को। या नहीं तो देखिए गाना सुने हैं ना, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो कहने का मतलब आजकल जो लोग जोरू का गुलाम रहता है, जोरू मतलब होता है बीवी, पत्नी, और पत्नी का गुलाम जो बन के रहता है नहीं, तो वो आपको जो भी कहता है वो बार बार करना ही पड़ता है। बात समझ? इसलिए 1206। ये तो इस ऐसा कुत्ता वाला ट्रिक है। कुत्ता वाला याद रखिए कि है ना, कि गुलाम बना के कुत्ता को रखेंगे, और कुत्ता को जब गुलाम बना के रखेंगे तो कुत्ता कितना देर जागता है? 12 से 6। घर का रक्षा करता है कितना देर? तो घर का रक्षा जो 12 से 6 घंटा वो जगता है, मात्र 6 घंटा सोता है, याद रखिएगा। इसलिए गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है? 1206 में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। बात समझ गए? तो बताएंगे कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है? तो 1206 ईस्वी में। और इसका ट्रिक आपको बताए कि गुलाम हम किसको बना के रखते हैं? कुत्ता को, तो इसलिए कुत्ता से याद रखें कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यानी कि गुलाम वंश की जो स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। लेकिन याद रहे कि अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो इसका आंसर आपको इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। तो यहाँ गुलाम वंश की स्थापना जो है ना वो 1206 में हुआ। और उसका ट्रिक बताते हैं कि गुलाम कुत्ता को बनाकर रखेंगे, और कुत्ता को जो हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे इतना, तो वह 12 से 6 घंटा तक वो जगेगा। मतलब कि 6 से 12 घंटा, तो 6 से 12 नहीं घंटा बोल करके हम 12 से 6 याद रखेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई है। तो 1206 ईस्वी में। यानी कि कुत्ता 12 घंटा से 6 घंटा तक आपको जाग करके रहेगा। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि देखिए कुत्ता सबसे पहले दिन में तो सोता है, तो पता है आपको, लेकिन रात को पूरे टाइम जागता है। तो पूरा रात कितने घंटा का होता है ना, और दिन में 6 घंटा और वो सो जाएगा। मतलब दिन में 6 घंटा और वो जगे रहेगा। ठीक है, 6 घंटा सो जाएगा। तो 12 यानी कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई है। और गुलाम वंश के संस्थापक अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आइए अब आपका अगला प्रश्न है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वह भारत कब आया था? इब्न बतूता का भारत में आगमन कब हुआ था? तो देखिए इब्न बतूता भारत जो आया था वो 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में। चलिए इब्न बतूता के बारे में हम लोग कुछ पहले जानते हैं, फिर हम लोग
चलेंगे कि यह भारत कब आए थे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इब्न बतूता जो थे वो किस देश के यात्री थे, तो मोरक्को के थे। किस देश के यात्री थे? मोरक्को के थे। इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? मोरक्को के थे। अब हम लोग दूसरी बातों को जानेंगे। देखिए इब्न बतूता जो है ना, इब्न बतूता वो एक पुस्तक की रचना किए थे जिसका नाम था किताब उल रेहला। क्या नाम था? किताब उल रेहला। कहीं कहीं किताब उल नहीं दे करके उर दे देता है, तो वहां पर हम लोग को फंसना नहीं है। किताब उल रेहला भी अगर रहे तो उनके द्वारा ही लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि एक किताब उल रेहला या किताब उल रेहला पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा। ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात कि इब्न बतूता जो भारत आगमन किया था, मतलब भारत यात्रा किया था, वो किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। देखिए बतूता तुगलक तो का उच्चारण कुछ ज्यादा ही हो रहा है तुगलक सब में और इसमें, तो इसे आप याद रखिएगा। और देखिए ना, तुगलक से ही और बतूता से ही बतूता बतूता तूता तो 33, तूता तो 33, याद कीजिए इसी तरह से। तूता तो 33, तूता तो 33। देखिए तूता तोय से है 13, तोय से 33, तूता 13 33, तूता 13 33। यानी कि इब्न बतूता जो भारत आया था वो कब आया था? 1333 में। इब्न बतूता जो भारत आया था वो कब आया था? 1333 में। इब्न बतूता जो भारत आया था वो किन के शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब बताइए कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? किताब उल रेहला या किताब उर रेहला लिखा गया है। किताब उल रेहला लिखा गया है या किताब उल रेहला, बात बराबर है। ठीक है, तो आइए, यह एक ग्रंथ था किताब उल रेहला। बात समझ में आ रहा है? इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। कैसे याद रखेंगे इसको? तूता तो 33। देखिए पूरा बोलिए पहले। इब्न बतूता, तो बतूता में आ रहा है ना तूता, तो तूता तो 33 याद रखेंगे। तूता तो 33 तो से 13 यानी कि 1333। तूता तो 13 है ना, 33 याद आराम से हो जाएगा। तो इसलिए इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इनके द्वारा कौन सा रचना किया गया था? चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वो 1336 ईस्वी में हुई है, जो कि हरियर और बुक्का ये दो भाई थे और ये दोनों भाई काकतीय वंश के यहाँ पर काम करते थे, काकतीय वंश के यहाँ पर रहते थे। तो इसलिए याद रखिएगा कि विजयनगर की स्थापना जो है यह आपको हरियर और बुक्का ये दो भाई मिलकर के अपने पिता के नाम पर इसकी स्थापना किए थे। तो बताइए कि विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई है? 1336 में। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 में। बिल्कुल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई है। बात समझ गए? कब हुई है? बिल्कुल। 1336 में। चलिए, और विजयनगर का संबंध हम्पी से है, याद रखिएगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आइए बताते हैं कि विजयनगर की साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा कि विजयनगर की स्थापना जो हुई है वह 1336 ईस्वी में हुई है। और इसको कैसे याद रखेंगे ये आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी की अगर बात हो तो इसकी पहली राजधानी हम्पी थी, और ये हम्पी जो था वो आपको कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा, अर्थात कर्नाटक राज्य में पड़ता था। ठीक है, तो बताइए कि विजयनगर समाज की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल, प्रारंभिक राजधानी आपको हम्पी थी। और ये हम्पी जो है आपको किस नदी पर? तो तुंगभद्रा नदी पर। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है जिसकी राजधानी हम्पी है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। दूसरा बात है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया है वो दो भाई मिलकर के किया है, जिसका एक का नाम है हरियर और दूसरा नाम है बुक्का। और एक बात और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई है ना, अपने पिता के नाम पर, हरियर और बुक्का अपने पिता के नाम पर इस साम्राज्य की स्थापना की है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आपको हम बता दें कि विजयनगर समाज की स्थापना आपको 1336 ईस्वी में हुआ है। और इसको कैसे याद रखें? देखिए विजय का मतलब क्या होता है? जीतना। अब जब हम लोग जीत जाएंगे तो छम छम करेंगे ना, जब जीत जाएंगे तो छम छम करेंगे। तो छम छम से याद रखिएगा, जीत जाएंगे तो छम छम करेंगे। क्या करेंगे? छम छम करेंगे। कब हम छम छम करेंगे बताइए? जब विजय हो जाएंगे। तो विजय मतलब जीतना, जब विजय हो जाएंगे तो छम छम करेंगे। इसलिए विजयनगर समाज की स्थापना जो हुई छम छम से याद रखिएगा। छम छम यानी कि 6 और 6 को गुना करते हैं क्या होता है? 36 होता है। इसलिए छम छम करेंगे तो इसलिए 6 और 6 यानी कि 36, यानी कि 1336 ईस्वी में हुई स्थापना। किसकी स्थापना? तो विजयनगर समाज की स्थापना। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई है? विजयनगर समाज की स्थापना किसने किया है? हरियर और बुक्का किस वंश से संबंधित था? काकतीय वंश। किस वंश से संबंधित था? चलिए, हरियर और बुक्का कौन था? दोनों भाई था। अब ये बताइए
कि इस साम्राज्य की स्थापना किसके नाम पर हुई है? पिता के नाम पर हुई है। विजयनगर साम्राज्य जो है ना वो किस नदी पर अवस्थित है? विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी किस राज्य में पड़ता है? बिल्कुल। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। जानते हैं तैमूरलंग के बारे में, और इसका तो कहानी बड़ा ही गजब है। तैमूरलंग जो है ना एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसके नाम के आगे लग गया है लंग। लंग का मतलब होता है लंगड़ा। तैमूरलंग जो है ना ये हमेशा अपने वो जो सोता था तो पैर पर पैर चढ़ा के सोता था, जिसके कारण से किसी भी युद्ध में वो हारिए क्या जाता था। ठीक है, ऐसा ज्योतिष कहा उसको। तो ज्योतिष जो कहा ना, तो तैमूरलंग का ही कोई आदमी क्या किया कि जब वो सोया था तैमूरलंग तो उसको मारा तलवार से, उसको पैर को काट दिया। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही एक पैर कट गया तो उसको दोष खत्म हो गया, जो ज्योतिष के हिसाब से जो दोष चल रहा था, और उसके बाद वो एक पैर से युद्ध जीत लिया है। बात समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि तैमूरलंग जो भारत पर आक्रमण किया था तो से तैमूरलंग और तो से 1398 में। तैमूरलंग जो है आपको एगो पैर कट गया फिर भी अंठा दिया, लेकिन युद्ध को जीत लिया। याद रखिएगा कि भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398। तो से तैमूरलंग और तो से 1398, तो से तैमूरलंग और तो से 1398 ईस्वी में। तो से 1398 बोलिए, तो से तैमूरलंग भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 बोलिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है गुरु नानक से संबंधित है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ है 1469 में हुआ है। कब हुआ है? 1469। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 1469 में। कब हुआ है? 1469 ईस्वी में। ये गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ है? 1469 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ना। एक बात बताते हैं, गुरु नानक है, अगर कोई बच्चा सबको देखेगा नाना के यहाँ जो चल जाता है ना तो उन्हीं से उन्हीं करता रहता है, लेकिन उसको कोई नाना नानी कहने वाला नहीं होता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी बच्चा को बिगाड़ना हो तो उसको आप नाना नानी के यहाँ पर भेज दीजिए, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो देखिए गुरु नानक है, तो नानक मतलब याद रखिए कि जब नानक मतलब नाना के यहाँ बच्चा जाएगा ना तो उन्हीं से उन्हीं करेगा, तो उन्हीं से हो जाएगा आपको 69, यानी कि 1469। और नाना के यहाँ जो जाएंगे तो 14 बरस में जाएंगे ना। नाना के यहाँ जो जाएंगे तो कितने बरस में जाएंगे? 14 बरस में। आप खुद सोचिए कि आप 14 बरस के थे तब आए थे कि नाना के यहाँ कि नहीं, तो इसलिए आप 14 बरस में आए थे। इसलिए याद रखिएगा, इसका उन्हीं से उन्हीं करते कि नहीं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते कभी उधर जाते, इसलिए उन्हीं से उन्हीं यानी कि 1469। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 1469 में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ है? 1469 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1469 ईस्वी में। फिर आपका अगला प्रश्न है वास्को डी गामा से संबंधित है। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? यानी कि वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। पहले बताइए, वास्को डिब्बा वाला जो था, नहीं वास्को डिब्बा वाला नहीं, वास्को डी गामा वो भारत कब आया था? बताइए। 1498 में आया था। ठीक है, देखिए ये जो वास्को डी गामा जी है ना, वास्को डी गामा भारत जो आया था वो 1498 में आया था। और याद रखिए वास्को डी गामा को आप कैसे याद रखिएगा ये समझिए। वास्को डी गामा क्या बोलते हैं आप लोग? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को आप बोलिए बास्को डी गामा। क्या बोलिएगा? देखिए वास्को डी गामा से याद रखिए बास। अब बास का मतलब होता है महकना। बास का मतलब क्या होता है? महकना। तो देखिए अगर जो मान के चलिए कि यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और एकाएक बास करने लगेगा तो हम तो बोलबे करेंगे कि कोई गैस छोड़ दिया है, तो हम पूछेंगे कि आप गैस छोड़े, आप गैस छोड़े, तो आप लोग नहीं बोलिएगा। तो जब नहीं बोलिएगा तो इसका मतलब आप क्या किए? अंठिया दिए ना। तो अंठिया दिए, इसका मतलब 1498। आप कहे कि सर 14 कैसे याद रहेगा? तो 14 भी समझ लीजिए। 14 देखिए 14 से 14, 14 से चतुर लोग सब अंठिया देगा। चतुर लोग सब गैस छोड़ियो के और अंठिया। मान लीजिए है कि नहीं, मान लीजिए कि जो है सो गैस छोड़ दिया और फिर ये चतुर है तब ना बात को अंठिया देगा, इसलिए 1498। तो बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। तो इसका ट्रिक क्या बताइए? कोई चतुर रहेगा नहीं सीरियल से बताइएगा तो बताइए, तो बताना है तो बताइए। गैस छोड़ दिए, गैस छोड़ने के बाद ये अंठिया दी, कौन पता 1498 चतुर ना बात को अंठा दिया। नहीं हुआ। आप लोग केवल आंसर पर चर्चा कर दिए। हम अगर प्रश्न पूछा जाएगा बास्को डी गामा तो हम बास्को में से निकालेंगे बास, और कौन बास किया ये जो हम पूछेंगे तब ना कहिए, तब ना। अगर नहीं कोई बोलेगा तो अंठिया दीजिएगा। तब बास्को डी गामा और अंठिया में दोनों आ गया तो अंठा दिया तो 98 हो गया। और जो मान के लिए जो नहीं बोलेगा तो चतुर ही ना होइएगा। चतुर मतलब
चला। देखिए ये जो होता है हिंदी का जो महीना होता है उसमें होता है ना कि पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। तो चतुर्दशी का मतलब होता है 14। चतुर्दशी का मतलब ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बता देते हैं हम कि जो चतुर शब्द जो होगा, मतलब चतुर्दशी का मतलब क्या आता है 14 होता है, इसलिए चतुर्दशी मतलब 14 था। इसलिए याद रखिए कि चतुर शब्द जो होगा वही ना आपको अंठिया देगा, तो इसलिए चतुर से याद रखिएगा 14। बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद आपको अंठिया देगा, तो अंठाम यानी कि वास्को डी गामा को याद रखेंगे बास से, वास्को डी गामा बास करेगा। अब पूछेंगे कि कौन बास किया जी, तो आप लोग अंठिया दीजिएगा, तो इसलिए 98 यानी कि 1498। इससे बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई? बताइए आगरा शहर की स्थापना कब हुई? तब 1506 ईस्वी में हुई। आगरा शहर की स्थापना कब हुई है? और आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया है? सिकंदर लोदी ने किया है। बताइए आगरा शहर की स्थापना कब हुआ है? तब 1506 ईस्वी में। देखिए यहाँ आगरा शहर के बारे में हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए आगरा शहर की स्थापना आपको 1506 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर हम दो ट्रिक आपको बताएंगे, दोनों आपको समझ में भी आसानी से। देखिए आगरा से याद रखिए आग, और जो आग जो कहीं पर लगेगा, मान चलिए यहाँ पर जो आग लगेगा, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आग लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? पानी ला, पानी ला, पानी ला। पानी ला तो पौ से पानी या पौ से 15, पौ से पानी या पौ से 15। अब मान के चलिए कि आग लगाने वाला था कौन? तो बीड़ी सिगरेट पी करके नहीं होता, कभी कभी बीड़ी सिगरेट सब सलाद फेंक देता है, चाहे बीड़ी फेंक देता है कहीं पर, सिगरेट सब नहीं फेंक देता है कहीं पर, किसी घर पर फेंक देता है, तो उस बीड़ी सिगरेट से जो आग लग जाएगा, आप पता चल जाएगा कि फलाना आदमी बीड़ी सिगरेट पी करके फेंक दिया था, तो वो लड़का को फिर माफी मांगना पड़ेगा ना। तो फिर आपको आएगा है ना कि आग जो लग गया ना, उसके लिए आपके पास आएगा आग्रह करने के लिए। जब आग्रह करने के लिए आएगा तो क्या कीजिएगा? समाज वाला बात है ना, उसको आप क्या कर दीजिएगा? क्षमा कर दीजिएगा। तो क्षमा कर दीजिएगा तो 6 से क्षमा यानी कि 1506। पहले ये बात याद रखिएगा कि आगरा से याद रखेंगे आग, और आग जो लगेगा तो आप क्या कीजिएगा? पानी ला, पानी ला। तो पानी ला मतलब 15। इसके बाद आपको जो आग जो लगाएगा, जो व्यक्ति दारू पीने वाला होगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला होगा, बीड़ी सिगरेट पी करके छोड़ा सा फेंक देगा ना किसी जगह पर, आग लगने वाला जगह आग लग जाएगा, फिर पता चल जाएगा आपको कि यही लड़का आग लगाया यहाँ पर, तब फिर आप उसको दंड दीजिएगा। लेकिन दंड देने से पहले आपके पास वो आकर के आपसे आग्रह करेगा। तो आग्रह मतलब आग्रह मतलब आग्रह, और आग्रह करेगा कि हमको क्षमा कर दिया, तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। समाज वाला बात है। इसलिए 1506 यानी कि आगरा शहर की स्थापना कब हुआ? आगरा शहर की स्थापना कब हुआ? 1506 ईस्वी में हुआ। जो आपका प्रश्न है, ये आगरा शहर की स्थापना याद हुआ? बताइए आगरा शहर की स्थापना कब हुआ? 1506 में। बिल्कुल ट्रिक भी समझ गए। अब है कि चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है? तो देखिए चौसा का युद्ध हुआ है आपको 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। तो बताइए कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है। कब हुआ है चौसा का युद्ध? 1539 में हुआ है। तो ये जो चौसा का युद्ध है, अब इसके बारे में भी हम लोग याद रखेंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ है वो आपको 25 जून 1539 में। देखिए सबसे पहला बात हम ये याद रखेंगे, चौसा क्या है? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध है। किस का युद्ध है? चौसा का युद्ध। देखिए चौसा से आप याद रख लीजिए क्या चीज? तो चौ मतलब क्या हुआ? चौसा कैसे लिखा हुआ है? चौसा, चौ। अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं और आप मेरे सामने में यदि कुछ बच्चा आकर के यहाँ पर चौ करने लगे, मतलब चौ मतलब चिल्लाने लगे, चौ मतलब चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तो हम क्या बोलेंगे? उन्हीं जाके चिल्लो ना, उन्हीं जाके चौ करना। क्या बोलेंगे? उन्हीं जाके चौ करना। बोलिए ना, ये नहीं बोल रहे हैं 2 बार, इसलिए आप ही के चलते रिपीट किए हैं। बार बार कहते हमारे हर पॉइंट पर ध्यान दिया कीजिए। उन्हीं जाके चौ करना। क्या बोलेंगे? 19 से याद हो जाएगा आपको 39। 19 से याद हो जाएगा 39। और कोई भी बच्चा जो है, बच्चा कब कहलाएगा? 18 वर्ष से कम रहेगा तभी ना बच्चा कहलाएगा। 18 वर्ष से कम रहता है वो बालिग कहलाता है ना। और जब 18 वर्ष से जब कम रहेगा तो उसको हम लोग नाबालिग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबालिग। तो 18 वर्ष से कम मतलब यहाँ पे याद रखेंगे 1800 ईस्वी से कम, यानी कि 1500 ईस्वी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, 1500। और हम जब ये रहेगा चौसा का युद्ध तो कहेंगे कि चौ कैसे? चौ वाला में क्या ठीक देते कि 19 जाके चौ कर, तो 19 से याद आ जाएगा 39, यानी कि 1539। यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। और चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ है, याद रखेगा 25 जून 1539 में हुआ है।
है ना। देखिए 1539 है ना, पौ से 1539 और पौ से 25 जून, यानी कि चौसा के युद्ध कब हुआ है? तो 25 जून 1539 25 जून 1539 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ है। तो चौसा के युद्ध जो हुआ है 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ है। तो बताइए, याद रखिएगा ना आप लोग। तो इसको ऐसे बोले कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ। फिर से बोलिए। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ। मतलब समझ में आ गया होगा कि चौसा के युद्ध कब हुआ है? 25 जून 1539 में। पौ से 15, पौ से 25। और ये चौसा मतलब कि 19 जाकर चौ चौ करगा तो 19 से हो जाएगा आपको 39, 1539। 25 जून 1539 को आपको चौसा का युद्ध हुआ है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अगला है कन्नौज का युद्ध। और जानते हैं कि कन्नौज के युद्ध को ही हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कन्नौज का युद्ध कहे या बिलग्राम का युद्ध कहे, तो ये दोनों युद्ध जो हुआ था, है ना, ये कन्नौज का युद्ध जो है और बिलग्राम के युद्ध के बारे में आपको हम जरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। कन्नौज के युद्ध को ही हम लोग बिलग्राम का भी युद्ध कहें। अब देखिए ना, इसको याद रखना तो इतना आसान है कि सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। और यहाँ पर है आपको बिलग्राम, यहाँ है कन्नौज और यहाँ पर क्या है? बिलग्राम। देखिए कन्नौज से याद कर लीजिए आप लोग कि कान और नोज लगा हुआ है। देखिए कन्नौज को तोड़िए जरा। कान और नोज मतलब कान और नोज मतलब नाक। कान और नाक में का जब खरीदने के लिए जाइएगा तो सोनार को आपको क्या देना पड़ेगा भाई साहब? देखिए सोनार को क्या देना होगा? बिल देना होगा। क्या देना होगा? बिल देना होगा, है ना। कान में का और नोज में का जो पहनेंगे, है कि नहीं, खरीदने के लिए जाएंगे तो सोनार को क्या देना होगा? बिल देना होगा। और वो सब जो आपको सोना देता है तो ग्राम में देता है ना। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे करके ग्राम में देता है ना। चलिए याद रखेंगे, कन्नौज यानी कि कान में का और नाक में का जब खरीदने के लिए जाएंगे तो बिल देना पड़ेगा। और सोना देता कैसे? ग्राम में ना, इसलिए 1 ग्राम 2 ग्राम, है कि नहीं। इसलिए याद रखेंगे कन्नौज के युद्ध को हम और कौन सा युद्ध कह सकते हैं? बिलग्राम का युद्ध। एक चीज याद हुआ जी। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग ये याद करेंगे कि कन्नौज का युद्ध जो है या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ है। ठीक है, तो देखिए कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ है 1540 ईस्वी में। कब हुआ है? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ है? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुआ है। बात समझ में आ? कौन सा युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। देखिए हम एक बात बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए ना, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हम आपको बता रहे थे कि कन्नौज से याद रखिएगा कान में का और नाक में का, यानी कि कान और नोज, नोज मतलब नाक। तो कान में का और नाक में का जब जो हम पहनेंगे, फिर समझिएगा, कान में का और नाक में का जब जो हम पहनेंगे तो सोनार को क्या देंगे? बिल देंगे। और इसके बाद हो गया बिलग्राम। और जब जानते हैं सोनार सब बड़ी तेज होता है, सोनार सब बड़ी तेज होता है कि नहीं। और महिला सब न कान और आंख में नाक में का पहनती है, तो महिला लोग न लेने के लिए जाएगी। तो जब महिला लोग सब तो थोड़ा कम दिमाग की होती है, कम समझती है ना, तो जब कम समझती है तो सोनार सब क्या कर लेगा? सोना में ना कोई और भी सामान मिला देगा। मतलब सोना में जैसे तांबा मिला देगा, चांदी मिला देगा और आपको कान और नाक में का बना करके आपको दे देगा। और मतलब उसमें मिला दिया चांदी, मिला दिया तांबा, और दाम किसका ले लिया? बिल। बिल किसका बना के दे दिया? सोना का। यानी कि आपके पैसा में वो घपचालिस कर लिया ना। आपके पैसा में क्या कर लिया? घपचालिस। यानी कि आपको घपलाबाजी कर लिया। वो घपलाबाजी से याद रख लीजिएगा, घपचालिस यानी कि घपचालिस यानी कि 1540। यानी कि कन्नौज का युद्ध कहे या बिलग्राम का युद्ध कहे या कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अब इसको ऐसे बोलिए फटाफट से आप लोग कि कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल, तो ट्रिक समझ में आ गया ना। कन्नौज मतलब कान और नाक, और कान और नाक में का जैसा लेने के लिए जाएंगे तो सोनार आपको बिल बना के देगा। बिल बना के देगा सोना वाला। और आप महिला है ना, तो महिला को कब ठकेगा, किधर से ठकेगा, पता तो नहीं चलेगा ना, है कि नहीं? पता नहीं चलेगा। यानी कि आपको दाम लेगा, बिल देगा सोना का, और आपको बना के सोना में मिला देगा चांदी, तांबा, कुछ मिला देगा, आपको दे देगा। यानी कि आपके पैसा में घपचालिस कर लेगा ना। घपचालिस याद रख लीजिएगा 1540। यानी कि कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ है? 1540
1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में। आइए हम बताते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। ये तो हम आपको बहुत अच्छा से बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा कि पानीपत जो है वो हरियाणा में पड़ता है और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ना वो किस किस के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा पानीत बाई यानी कि बा से बाबर और इसे इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी में जो है यह युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और बहुत ही फेमस युद्ध है ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना, मुगलों का यह प्रथम युद्ध था। याद रखिएगा मुगल का प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत। बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध है, ध्यान से देखिएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था मुगलों के द्वारा पहला युद्ध जो लड़ा गया था उस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत है आपको कहाँ पर? हरियाणा में। और वो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। याद रखिएगा बाबर के पास मात्र 20,000 सेना था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास इसका 6 गुना ज्यादा था, यानी कि 20 छक्के 120 अर्थात 1,20,000 उसके पास सेना था। इसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी हार जाता है। क्यों? क्योंकि बाबर जो था, जो कि मुगलों के तरफ से था, मुगल वंश का शासक था, बाबर जो था वह अपने युद्ध में तीरंदाजी का प्रयोग किया था, वह अपने युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था, वह अपने युद्ध में तोप खाना का प्रयोग किया था। किस किस का प्रयोग किया था? तोप का, बारूद का और आपको जो है सो तीरंदाज मतलब तीर चलाने वाला का भी आपको जो है सो यूज किया था। बात समझ में आ रहा है जी। जिसके कारण से बाबर जीत जाता है। बताइए 20,000 सेना किसके पास था? बाबर के पास। जबकि 1,20,000 किसके पास था? इब्राहिम लोदी के पास। फिर भी जीतता कौन है? बाबर जीतता है। बाबर क्यों जीतता है? तो इसके पीछे 4 कारण था। एक था सबसे मेन कारण जो था उसका सैनिक संगठन बहुत ही मजबूत था। दूसरा बारूद का प्रयोग किया था। तीसरा आपको जो है सो तोपखाना का प्रयोग किया था। और चौथा आपको जो है सो तीरंदाज का प्रयोग किया था। तीरंदाज का मतलब होता है तीर से लड़ाई करना, तीर से लड़ाई करना। ठीक है, तीर धनुष से लड़ाई करना। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यह मुगलों के द्वारा लड़ा जाने वाला पहला युद्ध का नाम बताइए। यही पानीपत का प्रथम युद्ध है। याद रखिएगा जो मुगल वंश के द्वारा लड़ा गया था। और वो मुगल वंश का कौन सा शासक था? तो बाबर था। और बाबर का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इब्राहिम लोदी बेचारा हार जाता है, मारा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध जो था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद पानीपत का वही द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें तो बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में। और इसका डेट भी आप याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में हुआ है। कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब पानीपत के द्वितीय युद्ध की यदि हम बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है। ठीक है ना? और वहीं अगर तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ है। आप इसको ऐसे याद रखेगा 26, 56, 61। कैसे याद रखेगा? 26, 56, 61। और सबसे अंतिम का जो पानीपत का युद्ध हुआ है, यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है वह आपको 1761 में हुआ है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना जी? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ ना इस पर हम VBI लगा देते हैं। और VBI क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह ऊपर में 1526 था, फिर 1556 था और यहाँ पर 1761 हो गया। लेकिन आप लोगों को धोखा हो जाएगा, 1561 ही मार सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा 26, 56, 61। कैसे याद रखिएगा? 26, 56, 61। 26, 56, 61। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1556 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ समझ में आया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। बात समझ में आ गया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है। बिल्कुल 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ है। अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ है। चलिए तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। अब हम बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है 1556 में हुआ है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1761 में। हमने आपको इसका ट्रिक क्या बताया है? 26, 56, 61 याद रखना है। और हम आपको तृतीय युद्ध में VBI लगा दिए हैं। VBI इसलिए लगाए कि इसमें आप फंस सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि तीसरा युद्ध है
और यहाँ पर 1700 है, जबकि इससे पहले 1515 था, नहीं 1526 था, फिर 1556 था, लेकिन तृतीय युद्ध में आकर के क्या हो रहा था, 1761 हो जा रहा है, इसलिए इसको हम BBI कर दिए। तो बताइए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1761 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1761 ईस्वी में। तो 1761 ईस्वी में हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए अकबर के जन्म के बारे में देखिए। अकबर के बारे में हम आपको पहले कुछ बात बता दें। अकबर के पिताजी का जो नाम था हुमायूं था। क्या नाम था? हुमायूं। इनके माताजी का जो नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। बिल्कुल। इनके पिताजी का नाम था आपको हुमायूं और इनके माताजी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 1542 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों को याद रखना है। अकबर की पिताजी का नाम बताइए फटाफट से। हुमायूं। और माताजी का नाम हौसे हुमायूं और हौसे हमीदा बानो बेगम, ठीक है। चलिए, इनका जन्म जो हुआ था आपको बीरसाल महल में हुआ था, ठीक है। किसके महल में हुआ था? बीरसाल महल में हुआ था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे वो जरा आप लोग सुनेंगे। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे कि अकबर का जन्म जो है आपको 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, है ना। और अमरकोट में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट में आपको राजा बीरसाल के महल में हुआ था। और बीरसाल अगर आपको नहीं मिले तो कभी कभी आपको अमरसाल भी नजर आता है, तो बात बराबर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था राजा बीरसाल के महल में हुआ था। और एक बात बताते हैं आपको जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अकबर जो थे ना, अकबर आज भी मुस्लिम लोग अपने नमाज में कहते हैं। तो हम आपको बता रहे थे अकबर के जन्म के बारे में। और अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। और इसमें हम आपको बताए थे तो 42। बिल्कुल। तो अकबर में हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि इसको आप कैसे याद रखेंगे, है ना। अकबर जो है, अकबर जब पैदा लिया ना, अकबर जब पैदा लिया तो अकबर जब पैदा लिया ना, बात समझना, तो बड़ खुशी हुआ। समझिएगा, अकबर जब पैदा लिया ना तो उसके आंगन में बड़ खुशी हुआ। बहुत नहीं बोलना है, बड़ क्या बोलना है? हाँ, नहीं कहते कि हम लोग बड़ खुश छी जे अकबर पैदा भेले, बड़ खुशी से अकबर पैदा भेले, है कि नहीं। और अकबर पैदा लिया, अकबर बोलिए, अकबर। तो अकबर है ना, तो बर, तो ब से बर और ब से 42, ब से बर और ब से 42, यानी कि अकबर जो राजा अकबर का जो जन्म हुआ है वह 15 अक्टूबर 1542 में। कब राजा बने हैं वो? पैदा हुआ। हाँ पैदा कब हुए हैं? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो अकबर की जो पैदाइश हुई है, उनका जो वर्थ हुआ है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और इसको जो याद रखने का ट्रिक है कि अकबर में लगा है ब से बर, तो ब से 42, है ना। अकबर में क्या लगा हुआ है? ब से बर, इसलिए ब से 42, यानी कि अकबर का जन्म जो हुआ है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। बिल्कुल, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, 42 ईस्वी को, है कि नहीं, अकबर का जन्म हुआ है, ठीक है। और याद रखने का ट्रिक भी आपको हम बता दिए। क्या ट्रिक बताया है? अकबर में लगा है बर, ब से बर, ब से 42। बस एक चीज और याद रखना है, 15 अक्टूबर। क्या याद रखना है? 15 अक्टूबर, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जन्म होगा कि पहले राजा बनेगा? पहले जन्म होगा। इसीलिए 1542 में जन्म हुआ और 1556 में वो राजा बना। अब देखिए, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 42 में जन्म लिया है और 56 में राजा बना है, तो 42 और 8 50 और 6 56, 8 6 14, मात्र 14 वर्ष में वो राजा बन गए। कितने वर्ष में? 14 केवल 14 वर्ष में। केवल 14 वर्ष में अकबर राजा बने थे, याद रखिएगा। और इसीलिए अकबर जब 14 वर्ष का था तो क्या वो राज अच्छा से चला पाता? नहीं चला पाता, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो पहले राजा बनेंगे या पहले जन्म होगा? पहले उनका जन्म होगा। तो जन्म कब हुआ इनका? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और अगर हम इनके राजा बनने की बात करें, किनकी? अकबर के राजा बनने की अगर हम बात करें तो देखिए, ये 14 फरवरी
1556 ईस्वी को राजा बने हैं। ये राजा कब बने हैं? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर राजा बना। आप जानते हैं, इसको याद रखना तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि 42 में इनका जन्म हुआ है। 42 और 8 50 जी। और 56 में ये राजा बने, तो 8 और 6 14, तो 14 वर्ष में ये राजा बना। और 14 फरवरी में जो है ये मतलब ये राजा बन गया। ये राजा बन गया। याद रखना आसान है कि नहीं? जी। 14 वर्ष में ये राजा बना है। देखिए 56 तो आराम से याद रहेगा। 42 और 56, 15 अक्टूबर 1542 में ये इनका जन्म हुआ और 1556 में ये राजा बन गए। तो 42 से हम जोड़ते हैं अगर, तो 42 8 50 और 6 56, तो 8 और 6 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष में ये राजा बने और 14 फरवरी को बने। 14 फरवरी को बन गए राजा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? याद रहेगा कि नहीं? 14 फरवरी, 14 फरवरी, बात समझ आ रहा है? 14 फरवरी, 14 फरवरी को जो है ये आपको राजा बन गए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छा से। ठीक है, तो एक बार बताएंगे आप लोग कि अकबर जो है, अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 का जन्म हुआ। अब ये राजा कब बने हैं? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर राजा बन गए। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को जो है ये राजा बन गए। बात समझ में आ रहा है ना? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ये राजा बन गए। तो देखिए, अगर आपसे पूछ देखिए अकबर कितने वर्ष में राजा बना? 14 वर्ष में। इसीलिए अकबर जब राज अच्छा से नहीं चला पाता, इसीलिए उनको एक संरक्षक प्रदान किया गया था, और जिसका क्या नाम था आपको पता है? बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। कहा मतलब बैरम खां को रख दिया कि आप इनको थोड़ा देख रेख कीजिएगा और कैसे क्या राज चलेगा वो बताइएगा, इसको सिखाइएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? आगे चले हम। चलिए, तो यहाँ है अकबर का राज्यारोहण। जरा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। राज्यारोहण का मतलब होता है राज उसको जो मिला, मतलब वो जो राजा बना, पदवी जो मिला राजा का, उसी को कहा है राज्यारोहण। मतलब होता है राजा बनना। राज्यारोहण का मतलब राजा बनना। तो अकबर का राज्यारोहण कब हुआ है? 14वीं शताब्दी में। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। 14 फरवरी 1556 में। वही अगर शताब्दी की बात करें तो शताब्दी क्या हो जाएगा बताइए? 1556। शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, 16वीं शताब्दी में, है ना? वो जो है सो आपको 16वीं शताब्दी में राजा बनते हैं। ठीक है, तो अकबर राजा कब बना भाई? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में बना। और ईस्वी बताइए? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। बिल्कुल, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में ये राजा बन गए। बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब अगर आपसे पूछे कि अकबर कितने वर्ष में राजा बने? 14 वर्ष में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अकबर तो राजा बन गया, ठीक है, और राजा बनने के बाद फिर आगे भी बहुत सारा काम किए हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए, इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, यह देखिए हल्दी, जैसे आपकी शादी तो अभी नहीं हुई है, तो आपकी शादी होगी कब? कम से कम 18 वर्ष का होइएगा तभी तो होगा। और जब 18 वर्ष के हो जाएंगे, 18 वर्ष के जब आप हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप गलत आदत पकड़ लेंगे। जैसे लड़के और लड़कियों दोनों का आदत रहता है कि मतलब थोड़ा इधर उधर मतलब गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। ये एज इफेक्ट है, आयु के हिसाब से भटक जाते हैं मार्ग। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो गांव घर में उसको बुलाता है कि है बर छिहत्तरी है। क्या बोलता है? बर छिहत्तरी बोलता है या नहीं बोलता? जल्दी बताइए। है कि लड़की को बोलता है कि बर छिहत्तरा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा छिहत्तरी लड़की रहेगा तो उसको कितना वर्ष में शादी कर देगा? 18 वर्ष। 18 वर्ष में। कितना वर्ष में? 18 वर्ष में। कितना वर्ष में? 18 वर्ष में। सॉरी 15 वर्ष में। ये थोड़ा हम गलत कर दिए। और 18 से याद रखिएगा, 18 जून, और मतलब 15 ही वर्ष में इनका शादी कर देगा। किसको? छिहत्तरी सबको। किसको? छिहत्तरी सबको। इसलिए याद रखेगा 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। यानी कि जो छिहत्तरी लड़की सब होगा उसको हल्दी कितने वर्ष में लगेगा? 15 वर्ष में। मतलब 15 वर्ष में ना, सही बात है। तो 15 वर्ष 1576 में उनको हल्दी लग जाएगा। दूसरी बात है कि लगना कम से कम कितना वर्ष में? 18 इसलिए 18 वर्ष में लगना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि ये 76 वाला काम कर दी। इसलिए जानबूझ करके, जान से याद रखेगा, जून। जान से याद रखेगा जून। तो जानबूझ करके इसको
आपको 15 ही बरस में कर दिया, यानी कि 1576 में आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ भाई? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में। इसको याद रखने का ट्रिक हम बताए कि हल्दी घाटी से याद रखेंगे कि हल्दी जो लगता है शादी में लगता है ना, और शादी में हल्दी जो लगेगा कम से कम कितना बरस में? 18 वर्ष में। तो 18 वर्ष में लगेगा, तो इसको हम लोग इससे याद हो जाएगा हमको 18 जून, है कि नहीं? उसके बाद जानबूझ के लगा देगा, जानबूझ के उसका शादी जल्दी कर देगा, लेकिन 18 में नहीं होकर के उसको 15 में ही कर देगा, क्योंकि वो क्षेत्रीय है, इसलिए 1576, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में। बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1576 में। अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1242 में जन्म हुआ है। और अकबर जो है राजा कब बने हैं? 14 फरवरी 1556 में राजा बने। अकबर का राज्यरोहण कब हुआ? अभी जैसे बताए थे, राज्यरोहण मतलब होता है राजा बनना, वही बात था ना, उसी वो बात है यार। अकबर को गद्दी कब मिला? 14 फरवरी 1556 में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब है अकबर के द्वारा ये काम किया गया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। अब देखिए, जब अकबर की चर्चा हो तो एक तो चीज क्लियर है कि अकबर वाला में जो भी बेचारा काम करेगा वह आपको 15 से शुरू होगा, क्योंकि 1542 में इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए 1582 में दीन ए इलाही जो है धर्म की स्थापना किया। दीन ए इलाही बोलिएगा जरा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो किए हैं वो 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में कब किए हैं? 1582 ईस्वी में। देखिए, जानते हैं दीन ए इलाही का मतलब जरा समझ लीजिए। जैसे अकबर के बारे में आप सुने होंगे कि अकबर को हिंदू बीवी भी थे और मुस्लिम बीवी भी थे। हिंदू में जो नाम थे उनका क्या नाम था? जोधा। और मुस्लिम में जो था अपना जो भी था। बात समझ में आ रहा है? जो थी बात समझ में आ रहा है? बस इतना समझिए कि वो हिंदू से भी संबंध रखते थे और मुस्लिम से भी संबंध रखते थे। तो जब हिंदू और मुस्लिम दोनों से संबंध रखते थे तो इसको दोनों के लिए समान अधिकार देना होगा कि नहीं देना होगा? अगर नहीं देगा, अगर हिंदू की तरफ देगा मुस्लिम की तरफ नहीं देगा, मुस्लिम उसको भगा देगा। अगर मुस्लिम की तरफ दे देगा, हिंदू की तरफ नहीं देगा तो हिंदू उसको भगा देगा। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए अकबर सोचा कि मुस्लिम के लिए एक जो है सो मस्जिद होता है, जो अपना मस्जिद में जाता है, हिंदू अपना मंदिर में जाता है। ठीक है यहाँ तक? लेकिन अकबर ना एक ऐसा धर्म का स्थापना किया, एक ऐसा जो है सो आपको परिस्थिति पैदा कर दिया जिसमें हिंदू भी जा सकता है और मुसलमान भी जा सकता है। तो बताइए कि जब जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का अधिकार मिल गया तो वहाँ के जनता होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे वो कहेंगे कि अकबर तो बड़ निक है। क्या कहेगा? अकबर तो बड़ निक है। अकबर तो बड़ निक है। तो अकबर तो बड़ निक है। तो बड़ से भयते अहाँ के 82। बड़ से कथी याद बते? देखो, बड़ से कथी याद बते? तो अकबर के बड़ निक कखन कहते? जब एक धर्म चलते। कौन धर्म चलते? दीन ए इलाही। कौन धर्म चलते? दीन ए इलाही। अगर उससे भी नहीं याद रहे आपको तो एक ट्रिक और समझ लीजिए। देखिए, दीन जो आप देख रहे हैं ना, इस दीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब गरीब। तो अगर गरीब आदमी में देखिए, अकबर जब राजा बनेगा ना तो गरीब सबको इलाका में जा करके देखेगा कि कौन गरीब है, सब इलाका में जाकर के सबको मदद करेगा। तो जब बताइए, जब दीन दुखिया नहीं समझते हैं, दीन का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। और एक दिन का मतलब जो अभी दिन है, दिवस जिसको कहते हैं, दिन का बड़े बच्चे दिवा होता है, दिवस होता है, डे अंग्रेजी में होता है। लेकिन यहाँ पर दीर्घी अगर दी लगा हुआ है तो इस दिन का, इधर देखिए दीर्घी लगा है दाव में ना, तो इस दी का मतलब होता है, इस दिन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। तो देखिए, अगर गरीब को अकबर देखेगा, इलाहा से याद रखेगा, इलाही से याद रखेगा इलाका। ध्यान दीजिए इस पर, इलाही से याद रखेगा इलाका। और इलाका में जाकर के अगर अकबर किसी दीन दुखिया को देखेगा तो वहाँ का जनता कहेगा कि अकबर बर्निक है, अकबर बर्निक है। इसलिए 1582 में किसकी स्थापना हुई? दीन ए इलाही की। किसकी स्थापना हुई? दीन ए इलाही की। तो बताइए कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई है? 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई है? 1582
ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। क्या प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जी। ठीक समझ में आया कि नहीं? जी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न तो बहुत पुराना है आपके लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी में। बताइए, ये चीज पढ़ाने की जरूरत है? नहीं। बहुत पुराना प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न है कि बेचारा अकबर ने एक और काम किया है, वो क्या किया है? तो मनसबदारी प्रणाली चलाया। क्या चलाया? मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली चलाया। और अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रणाली जो शुरुआत किया गया वो किया गया है आपको 1574 में। कब किया गया है? 1574 में। 1574 में। अब देखिए, ये इस प्रश्न को हम लोग कैसे याद रखेंगे, चला इस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत हल्का है और एग्जाम में डायरेक्ट ये रहने की संभावना भी रहती है। अकबर के द्वारा जितने भी कार्य किए गए होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाएं पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। तो प्रश्न समझिए, देखिए अकबर ना ये प्रणाली चलाया था जिसका नाम था मनसबदारी। क्या नाम था? मनसबदारी। एक बात बताते हैं आप लोग, ये दूध से माखन से जो बनता है, आपको घी जो बनता है, और उस घी को बनने के बाद जो नीचे उसका मलबा जम जाता है, मलबा मतलब एक तरह से देखिए तो वो बेकार पदार्थ होता है, उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन लोग उसको क्या करता है, खा लेता है और चीनी डाल के बहुत अच्छा भी लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब, जब कहीं पर अगल बगल में आप दाढ़ी बनते हुए देखिएगा ना, मतलब घी बनते हुए, तो आप क्या कहेगा पता है? कि मन हो है कि सब दाढ़ी खाइए जेती। क्या बोलेगा? मन हो है कि सब दाढ़ी दाढ़ी से याद रखेगा दाढ़ी। अब मन हो सब दाढ़ी खा जेती, तो मन हो सब दाढ़ी से खा जेबे, बात बुझली ना? तो सब दाढ़ी से खा जेबे तो जल्दी जल्दी खा जेबे ना, क्या कि मन हो के सब हम ही खा जेती है, क्या कि नीक लगे है। तो जब नीक लगा तो एकरा की करबे यहाँ, एकरा जे है सबसे पहले तो याद रखू कि एकरा बड़ी चाव से खेबे। चाव से खेबे ना, चाव से खाने का मतलब बड़ी प्रेम से खाना, तो चाव से खेबे। ठीक है, तो एगो बात भ गले से, एगो ट्रिक से भ गले। दोसर बात की अहाँ दाढ़ी के चोरई के खा जेबे ना, चोला के खा जेबे तो लगा 74, चोरा के खा जेबे यानी कि 74। ते लगा मन सब दाढ़ी, मन हो सब दाढ़ी के चोरा के खा जेते, चोरा के खा जेते यानी कि 74, चोरा के खा जेते यानी कि 74, यानी कि 1574। मन हो सब दाढ़ी चोरा के खा जेती यानी कि 1574। बात समझ लिए? तो कहियो कि अकबर के मनसबदारी प्रणाली जो आरंभ भेले वो कहिया आरंभ भेले? 1574 में। 1574 ईस्वी में आरंभ भेले। बात बुझ गई यहाँ तक? तो यहाँ तक का बात क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर आपसे पूछे कि अकबर जो है इनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्यरोहन कब हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। अकबर दीन ए इलाही की स्थापना कब किया? 1582 ईस्वी में। 1582 से बड़ी काम कितना अच्छा ट्रिक बताए थे। दीन ए इलाही, दीन से बोले थे गरीब और इलाही से बोले थे इलाका में जाकर के सब गरीब को देखेगा तो सब कहेगा कि अकबर बर्निक है, तो बर्निक से 82 बोले थे, 1582। अच्छा, अब कहेगा कि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली जो शुरू की गई थी वो मनसबदारी प्रणाली कब शुरू की गई? 1574 ईस्वी में। इसमें ट्रिक क्या बताए थे? मनसबदारी मतलब मन हो सब दाढ़ी के चोरा के खा जेती, मन हो सब दाढ़ी के चोरा के खा जेती। दाढ़ी मतलब जो माखन से घी निकालने के बाद जो बचता है उसको हम लोग दाढ़ी बोलते हैं आम भाषा में। तो वो मन हो सब दाढ़ी चोरा के खा जेते, चोरा के खा जेते यानी कि 74, चोरा के खा जेते यानी कि 74। यानी कि अब बताइए कि अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली कब शुरू की गई? 1574 ईस्वी में। अब तो आप लोग नहीं फंसेंगे। आइए अब आपका अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध, जो कि याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब के बीच में ये वाला युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो हुआ था 23 जून 1757 में। देखिए, अगर खूब जो धूप रहता है तो हम लोग कहते हैं धूप में वैसे नहीं जाओ, नहीं तो सूख के पलाश भ जाओ। क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ धूप सूख के पलाश भ जाब, है ना? सूख के पलाश भ जाब, बात बुझलिए ना? तो सूख के पलाश जे भ जेबे तो कोन महीना में भ जेबे? हम जूने में ना। अब मई जून में कथी होय छै? बहुत गर्मी रहै छै, धूप रहै छै कि नहि रहै छै? तो लक याद कर लो कि पलासी मतलब सूख के पलाश कखन भ जेबे? जून के महीना में। सूख के पलाश कखन भ जेबे? जून के महीना में। तो लक याद कर लो कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में। और जून के महीना में मतलब धूप में जना खतरा के बात भेलै ना, तो खतरा मतलब 17, खतरा मतलब 17 खतरा मिले छै कि नहीं मिले छै? तो लक याद कर ले कि पलासी मतलब सूख के पलासी कखन भ जेबै? जून के महीना में। जून के महीना में। जब जून के महीना में धूप में जेबै तो की होतै? आदमी जगह की होतै? खतरा भ जेतै। नहीं तो खतरा मतलब 17 1757।
तो बताओ पलासी की युद्ध कहिया भेले? 23 जून 1757 तो ट्रिक की कहलो जल्दी बताओ। मतलब जून के पलासी जब ये प्रश्न में थे, देखियो जी। अहाँ सब ट्रिक को हमें कनी देरी लगा दी छै जे कि नहीं लगे के चाहिए। जी पलासी जब ये प्रश्न में थे तो की सोचबे कि सूख के पलास कखन भ जेबे? तो जब जून के महीना में। आ जून के महीना में मतलब क्या तारीख? तो 23 जून। हाँ 23 जून। 23 जून केना याद रखबे सेहो देखियो, मतलब 2-3 दिन जहाँ जे लगातार जाय पड़त ना धूप में, तो सूख के पलास हो जेबे। सूख के पलास बजेबे तो 2-3 दिन से याद कर लेबे 2 और 3 यानी कि 23 जून। 23 जून। आ जब भी 2-3 दिन जेबे तो अगल बगल के लोग की कहते हैं धूप में ज्यादा बने जाओ खतरा भ जाए। खतरा से 17 तो लगा 1757 मिले छै कि मिले छै? आप बताओ कि पलासी के युद्ध कहिया भेले? 23 जून 1757 कत्ता भेल छले? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में केकरा केकरा बीच में भेल छले? सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब के बीच में। जी, ठीक, यहाँ तक क्लियर। सिराजुद्दौला और बंगाल के अब बताओ नवाब के साथ। कि कहिया भेले पलासी के युद्ध? 23 जून 1757 को। इसका ट्रिक बताइए। पलासी हाँ तो मतलब 2-3 दिन धूप में जाएंगे हाँ तो क्या होगा कि सूखे पलास हो जाएंगे। बहुत अच्छा। तो पलास हो जाएंगे तो लोग कहेगा कि 2-3 दिन धूप में सूखे पलास हो गए। तो 23 जून 1757। और 1757 का ट्रिक नहीं बताया ना, मतलब मतलब 2-3 दिन जो जाएगा बराबर तो खतरा बढ़ेगा। 1757 बात समझ में आ रहा है। तो सिर्फ पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। आइए एक नया युद्ध हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बेदरा का युद्ध। देखिए बेदरा का युद्ध जो हुआ है ना ये 1759 में हुआ है। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में हुआ है और ये नवंबर महीना में हुआ है। किस महीना में हुआ है? नवंबर महीना में। नवंबर महीना में हुआ है। बात समझ में आ रहा है? देखिए बेदरा है ना, बेदरा से याद कर लीजिए वेद और रा, वेद और रा। तो वेद जो यदि आपको कोई पढ़ने के लिए कहेगा, वेद जो आपको पढ़ने के लिए कोई कहेगा तो अगर मान के चलिए वेद आप पढ़ने के लिए कहेगा तो वेद संस्कृत में रहता है ना, जी तो आप कहेगा कि नहीं नहीं नो हमसे नहीं होगा। क्या बोलेंगे? नो हमसे नहीं होगा। तो नो से याद रखेंगे नवंबर। नो से याद रखेंगे नवंबर। इसलिए बेदरा का युद्ध जो हुआ है नवंबर के महीना में हुआ है। बस एक चीज तो अभी याद हो गया, अभी इस भी हम लोग याद करेंगे। ये आपको 1759 में हुआ है। 1759 में हुआ। मतलब जब हमको वेद पढ़ने के लिए देगा ना तो हम कहेंगे उनको कहिए ना, उनको। नो मुझसे नहीं होगा, उनको कहिए, उनको। तो उनको से याद होते 1759 यानी कि बताइए कि बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में नवंबर महीना में। ठीक बताइए। मतलब बेदरा का युद्ध तो वेद पढ़ने के लिए देगा तो संस्कृत में रहेगा तो बोलेंगे नो। तो पहले इसको ऐसे बोले ना कि बेदरा में सर वेद लगा हुआ है जी और रा लगा हुआ, तो हम वेद से याद रखेंगे कि वेद जब कोई पढ़ने के लिए देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? नो से याद हो जाएगा आपको नवंबर जी। और नवंबर जब याद हो गया तो अब याद करेंगे ईस्वी। तो देखिए जब वेद हो जाएगा मतलब कि नो बोल दिए तो नवंबर हो गया। अब हम ईस्वी कैसे याद रखेंगे? हम बोलेंगे मुझसे नहीं होगा, उनको दीजिए। हाँ बोले मुझसे नहीं होगा, ये पहले मत बोलिए, उनको दीजिए, मुझसे नहीं होगा। तो 1900 से याद हो जाएगा आपको 59 यानी कि 1759 या ऐसे ही बोल सकते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उनको दीजिए, उनको। लेकिन उनको पर विशेष फोकस कीजिएगा ना तब ना होगा। उनको मतलब 59, उनको मतलब 59। ठीक है। अब जैसे गांव घर में गीतहरनी महिला सब जो होती है तो वो किसी के सामने अगर माइक लगा दीजिए तो हे हमारे से गीत नहीं होते, बोलता है कि नहीं बोलता? हुनका दियो तो उनको से याद हो जाएगा आपको 59। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? आज चलिए बक्सर के, देखिए बौ से बक्सर है और बौ से 22 है। बौ से बक्सर है, बौ से 22 यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ है बक्सर तो 22 और ये 22 अक्टूबर में हुआ है। बस समझ में आ रहा है ना? 22 अक्टूबर किस में हुआ है? 22 अक्टूबर। हाँ अक्टूबर में 22 अक्टूबर में बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर को हुआ है। देखिए हम बताते हैं आपको। बक्सर है, क्या है? बक्सर है। बात समझ में आ रहा है? जी। बक्सर है, बक्सर से तो बौ से बक्सर, बौ से 22 तो आपको बता दिया जी। दूसरी बात है कि सौर से सबको डर लगता है जी। आज जब जो डर लगेगा, मान चले कि आप 2-4 आदमी हैं और 2-4 आदमी मान चले सौर के पास कोई बात पूछने के लिए जाना है, ठीक है? तो आप कहेगा कि पहले कहेगा कि तू बर, तो फिर कहेगा तू बर, वो कहेगा तू बर, तो कहेगा तू बर, तो तू भर से याद हो जाएगा आपको याद अक्टूबर। क्या याद हो जाएगा? तुबर मतलब अक्टूबर। नहीं समझ में आया? तुबर मतलब अक्टूबर। तो अक्टूबर के किस मतलब डेट में बताइए? 22 हाँ बिल्कुल। तो 22 तो आसान से याद हो ही गया। बक्सर तो 22 बौ से 22 और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर और इसका 1764 में हुआ है। कब हुआ है? 1764 में। बताइएगा।
है ना। 22 देखिए, अक्टूबर बक्सर में लगा है सर और सर से हो जाएगा 1764 है ना। जो कहेगा तू बर वो समझ लीजिए इसका मतलब है कि उसको बात सुना देना चाहता है और खुद बच जाना चाहता है। इसका मतलब वो कैसा है 64 है। इसका मतलब वो क्या है 64 यानी कि बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ जल्दी बताइए। 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ है। तो आप बताएंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जल्दी बताइए। 22 अक्टूबर 1700 आप बताइए 22 अक्टूबर 1764 ठीक बताइए। बक्सर है ना, बक्सर में लगा है सर और सर लगा है ना, तो बक्सर तो पहले 22 याद कर लेंगे। ठीक है वेरी गुड। तब मतलब सर से मतलब बक्सर में सर लगा है तो सर से मतलब सर से कुछ बात पूछना रहेगा ना, तो मतलब सबको दो डर चार लगेगा। आदमी रहेंगे, दो चार स्टूडेंट रहेंगे तो बोलेंगे तू बढ़ तो तू बढ़, तू बढ़ तो तू बढ़, तू बढ़ से मतलब याद हो गया अक्टूबर मतलब 22 अक्टूबर। मतलब दो चार आदमी मतलब बोलेंगे तू बढ़ और जो मतलब एक आदमी जो पूछ लेगा एगो स्टूडेंट, इसका मतलब वो जो पूछेगा मतलब 4 गो आदमी में वो मतलब 64 रहता तो पूछ लिया, उसको बात सुनाना चाहता था सर जी से ना, इसलिए उसको बोलता था तू बर। तू बढ़ तो मतलब 64 से तो पूछ लिया इसलिए 64 बात समझ में आ गया था। इसलिए बक्सर का युद्ध जो हुआ है वो 22 आपको अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यहाँ तक क्लियर है। जी। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। बक्सर का युद्ध कब हुआ है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। चलिए अब है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बोलिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलिए ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 में होगा। ठीक है हुआ है। और वहीं अगर बात करें हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तो ये आपको 1780 से 1784 में हुआ है। और वहीं तृतीय की बात करें तो ये आपको 1790 से 1792 में हुआ है। देखिए इस तीनों को थोड़ा याद रखिएगा और ये आपको काफी महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि यहाँ तीनों को याद रखना थोड़ा तो डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। इसको याद रखना है तो याद रखना है, याद करना है तो याद करना है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इस मकसद से चलिए तो बताएंगे आप लोग कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है मतलब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1767 से 1769 में हुआ है। और वहीं अगर बात करें हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तो 1780 1782 में और तृतीय जो हुआ है 1790 से 92। यहाँ पर हम VVI लिख दिए और हम जिस प्रश्न पर VVI लिख दे तो जब भी आप रिवीजन करें तो रिवीजन के टाइम में जिस पर VVI लिखे या जिसके बारे में कहें कि ये हार्ड है तो उसको आप 2-4 बार जाते पढ़ दिया कीजिए। बात समझ में आ रहा ना, इससे आपको याद हो जाएगा। तो एक बार बताइए फटाफट से कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है। 67 से बिल्कुल 67 से 69 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है 1780 1782 1780 से लेकर 1784 बिल्कुल हाँ 1780 से 84। और दूसरा जो है 1790 से 1792 बिल्कुल यानी कि पहला और तीसरा। देखिए पहला और तीसरा जो हुआ है ये दो अंतर का है। यानी कि पहला जो है वो 1767 से 1769 में, दूसरा जो है 1780 से 1784 में, तृतीय जो है वो 1790 से 92 में है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपको 1799 में हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है 1799 में हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये स्क्रीन पर नहीं आ सका है, इसको जरा हम फिर से आपको दिखाते हैं। चलिए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है 1767 से 1769 में हुआ है। हम बताए कि पहला और तीसरा इस दोनों में केवल 2 का ही अंतर। हमने क्या बताया पहला में और तीसरा में, बस इसको समझ के याद कीजिएगा भाई। तो पहला जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में है। दूसरा जो है उसमें 4 का अंतर है यानी कि 1780 से 1784 में। वही अगर तीसरा की बात करें तो इसमें 2 का अंतर है 1790 से 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1799 में हुआ है। बहुत अच्छा। तो एक बार फटाफट से आप लोग बताएंगे 20 सेकंड में बताना है आपको। बोलिए अपने मन से। प्रथम हुआ 1767 से 1769 में, दूसरा हुआ है 1780 से 1784 में, तीसरा हुआ 1790 से 1792 में और चौथा हुआ 1799 में। तो बिल्कुल राइट कहे आप कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1767 से 1769 में हुआ है। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो 1780 से 84 में हुआ है। और इसके बाद जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वह आपको 1790 से लेकर के 1792 में हुआ है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ है। तो यहाँ तक का क्लियर है। आप इस
तृतीय मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से लेकर के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस चारों को आप लोग याद रखिएगा और रट करके याद कर लीजिएगा। हमने बताया जो हार्ड आए, जो VVI लिखे, उसको जब रिवीजन के टाइम में पढ़े तो 2-4 बार उसको ज्यादा पढ़ लेना, रट दें, उसको पढ़ दें। ठीक है, आगे चलिए। अगला है आपको सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह को हम बड़ी अच्छा से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कि जब हम लोग सन्यासी बनते हैं तो सन्यासी बनने का किसी किसी का रीजन होता है ना। जैसे कोई आतंकवाद बनता है या सन्यासी बनता है, इस दोनों का विचार लगभग बराबर होता है। कहिए कैसे? क्योंकि आतंकवाद जो होता है, आतंकवाद का भी जब कोई इच्छा पूरा नहीं हो पाता है ना तो वह आतंकवाद बन जाता है। और सन्यासी जीवन जो कोई लेता है वो उसका भी जब कोई इच्छा पूरा नहीं होता है तो वह जो है सन्यासी, तब वह सन्यासी जीवन में अपना पद स्थापित कर लेता है। तो देखिए, सन्यास बनेगा इसलिए क्योंकि उसका मनोकामना पूर्ण हो जाए। सन्यास लोग क्यों बनेगा? क्योंकि उसका मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो देखिए, सन्यास बनेगा पूर्ण होने के लिए ना, इसलिए याद कर लीजिए कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। सन्यास क्यों बनेगा? पूर्ण होने के लिए मनोकामना, इसलिए पूर्णिया में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह हुआ था कब? तो 1770 में। और इसका ट्रिक भी समझ लीजिए। देखिए, सन्यासी यदि कोई व्यक्ति बनता है तो सब तर बवाता है ना, सब तर घूमता है ना। नहीं समझ में आ रहा है? जब कोई सन्यासी बनेगा तो वो सब तर घूम करके देखेगा ना, तो सब तर मतलब 70, सब तर मतलब 70 यानी कि 1770। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ है, कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह जो हुआ है वह आपको कब हुआ है? तो 1770 में। तो बताएंगे आप लोग कि सन्यासी क्यों बनेगा कोई? पूर्ण होने के लिए ना? पूर्ण होने के लिए। तो पूर्ण से याद रखेंगे पूर्णिया, यानी कि पूर्णिया जिला बिहार का एक जिला है, याद रखिएगा। इसलिए सन्यासी विद्रोह किस जिला में हुआ था? पूर्णिया जिला में। बात समझ में आ गया ना? सन्यासी विद्रोह पूर्णिया जिला में हुआ, लेकिन सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770 में। इसको कैसे याद रखेंगे 1770 को? मतलब सन्यासी जब सन्यासी बनता है कोई साधु संत, सन्यासी मतलब क्या? साधु संत। जब कोई साधु संत बनता है तो सब तर घूमता है, तो सब तर मतलब 1770। बात समझ में आ गया? आइए, इसके बाद है आपको संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह के बारे में भी जरा हम चर्चा करते हैं। ये भी पहले से आप पढ़े हैं। 1855 से 1856 में ये संथाल विद्रोह हुआ था। लेकिन संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 30 जून। देखिए, संथाल में लगा है थाल, और थाल कौन महीना में होगा? जून के महीना में, क्योंकि मई जून में खूब वर्षा होता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जून से याद हो जाएगा आपको, है ना? 30 जून। संथाल विद्रोह आपको 30 जून, हाँ, 1856 से 55 में, 1855 से 1856 में हुआ है। तो बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ है? 30 जून 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ है। 30 जून 1855 से 1856 में हुआ है। आइए, अब जानते हैं हम लोग अहोम विद्रोह के बारे में। अहोम विद्रोह भी याद रखना बहुत आसान है। अ से अहोम विद्रोह और अ से असम, अ से अहोम विद्रोह और अ से असम, यानी कि अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। और ये विद्रोह जो हुआ था 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी के बीच में हुआ था। बताएंगे अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833 ईस्वी तक। थोड़ा बढ़िया से बोलिए, अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833। बिल्कुल, 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी के बीच में ये विद्रोह हुआ है। कौन सा विद्रोह हुआ है? अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ है? अहोम विद्रोह हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, ये जो प्रश्न है अहोम विद्रोह के बारे में, हम आपको एक चीज तो बढ़िया से याद करा दिए कि अ से अहोम, अ से असम, यानी कि अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? असम में। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? अब देखिए ना, इसका ईस्वी भी हम आपको याद करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, अ का मतलब क्या होता है बताइए? नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और होम का मतलब क्या होता है भाई? घर। होम का मतलब घर। तो आप बताइए, आप अपने घर में कब तक रहते हैं? 18 वर्ष तक रहते हैं जी। जैसे अगर बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो लोग उस बच्चा को क्या करता है? कमाने खटाने के लिए बाहर भेज देता है। तो बच्चा बाहर भेज देगा तो अहोम मतलब होम में तो नहीं रहेगा। अहोम मतलब अ मतलब नहीं और होम मतलब घर। तो घर में कब नहीं रहेगा? जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब। जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तब। तो 18 वर्ष का हो जाएगा तो बेचारा को जाना पड़ेगा कहाँ पर? कमाने के लिए बाहर। अहोम मतलब होम से बाहर, घर से बाहर, है कि ना? इसलिए 1828। और ये कब तक कमाएगा भाई? तो ये कमाएगा 33 वर्ष तक। कब से? 33 वर्ष तक। बिल्कुल, है ना? देखिए, 18 वर्ष से कमाना शुरू करेगा। जब 28वां वर्ष में आएगा तो इसका भी शादी हो जाएगा। और जब शादी हो जाएगा तो इसके बाद वो 33वां वर्ष तक भी वह बाहर में रहेगा। इसके बाद फिर वहां से अपना घर आ जाएगा। तो बताइए कि अहोम, अ मतलब नहीं, हो मतलब घर। तो घर में कब नहीं रहेगा? 18 वर्ष। जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो गार्जियन क्या कहेगा? बोले कमाने के लिए जाएगा। तो फिर वो कब आएगा घर? 28 वर्ष में, क्योंकि 28 वर्ष में उसका शादी होगा। इसके बाद फिर
तब फिर वो चला जाएगा 33 तो वर्ष फिर कब आएगा? 33 वर्ष के बाद। चलिए याद रखिएगा कि अहोम विद्रोह जो हुआ है 1828 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी तक हुआ। अब आप लोग थोड़ा सा जवाब देंगे जी। तो जवाब दीजिए। सबसे पहले हम ऊपर से जरा पूछ लेते हैं। बताइए भारत में आर्यों का आगमन, जी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ है? 1500 ईस्वी में 1500 ईसापुर ईसापुर में में। हुआ है। कब हुआ है? 1500 ईसापुर में हुआ है। अब बताएंगे ऋग वैदिक काल कब से कब तक वहाँ आता है? 1500 से 1000 ईसापुर। 1500 से 1000 ईसापुर। ठीक है, बिना देखे आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल कब से कब तक वहाँ आता है? 1000 से 600 ईसापुर। 1000 से 600 ईसापुर। अब बताइए महावीर का जन्म कब हुआ है? 1540 ईसापुर में 540 ईसापुर में महावीर का जन्म जो हुआ है 540 ईसापुर में हुआ है। महावीर का जन्म जो हुआ है वो 540 ईसापुर में हुआ है। और महावीर की यही निर्वाण की प्राप्ति की अगर बात करें तो आपको 468 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है महावीर की निर्माण की? 468 में। आइए इसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है आपको 563 ईसापुर में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई है वो कब हुई? 483 ईसापुर में। ठीक है। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया है बताइए? 326 से 325 ईसापुर में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ है? 298 ईसापुर में। 298 ईसापुर में। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है आपको कि अशोक जो है कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? 261 ईसापुर में। चलिए अब बताइए कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसापुर में। विक्रम संवत का आरंभ जो हुआ है वो 58 ईसापुर में हुआ है। इसके बाद है शक संवत का आरंभ कब हुआ? 78 ईसापुर में। 78 ईस्वी में हुआ। शक संवत का आरंभ कब हुआ है? 78 ईस्वी में हुआ है। अब जो है बताएंगे आप लोग कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में हुई है। ठीक है, ध्यान रहे अभी ईस्वी चल रहा है। ठीक है ना, अभी जो है शक संवत से अब आप लोग ईस्वी में पढ़ रहे हैं। देखिए शक संवत और हिजरी संवत याद रखिएगा। शक संवत और हिजरी संवत ईस्वी में है। वही अगर विक्रम संवत की बात करें तो वह ईसापुर में है। ठीक है, तो बताइए एक बार पुनः कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसापुर में। और शक संवत 78 ईस्वी में। और हिजरी संवत 622 ईस्वी में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद जो है आपको फाहियान भारत में कब यात्रा किए थे बताइए? 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन काल जो है वह कब से कब तक है? 647 ईस्वी तक। 647 ईस्वी तक। अब बताइए हुएन सांग भारत यात्रा कब क्या था? 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इत सिंह जो कि बिहार राज्य में कब भ्रमण किया था? 673 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है 712 ईस्वी में। बिल्कुल। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अब बताएंगे गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग कि इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में। कब आया था? 1333 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, अब बताइए कि तैमूरलंग तो से 1398 याद रखिएगा। तो से तैमूरलंग और तो से 1398 ये प्रश्न आपको हम बताए नहीं थे, हाँ बता दिए थे। ठीक है, तो से तैमूरलंग तो से 1398 यानी कि तैमूरलंग भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। अब बताइए कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1469 में। 1469 में किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक देव जी का। अच्छा बताइए वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। ठीक है, अब बताइए कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1400। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में हुई है। सिकंदर लोदी ने किया है। ठीक है, अब बताइए कि चौसा का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? 1539 में। चौसा बात समझ आ रहा है ना? चौसा बच्चा जो चाव चाव ज्यादा करेगा 25 जून नहीं तो 25 जून 1500 बताए थे ना। ठीक, यहाँ पर तो 1539 में कन्नौज या वीरग्राम का युद्ध कब हुआ? कन्नौज 1540 में। 1540 में ना बताए थे ना कान नाक में का जो तो 40 कर लेगा ना पैसा। 1540 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556 में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1561 में। अब बताइए कि अकबर का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का राजा कब बना है? 14 फरवरी 1556 में। चलिए अब बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? बताए थे हम। हल्दी कब लगना चाहिए? 18 जून। 18 बिल्कुल 18 जून 1576 को। और 1576 को। बिल्कुल बहुत अच्छा। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया है?
अकबर ने किया है। कब किया है? दीन ए इलाही, ध्यान रखिएगा 1582 में। बात समझ, इसको तोड़ करके तब याद रखिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा आप लोग। दीन ए इलाही में और मनसबदारी में, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी में। अकबर के दौरान मनसबदारी प्रणाली कब शुरू की गई? 1574 ईस्वी में। मनसबदारी बताए थे कि जब मन हुआ सबदारी खा ली थी, मतलब 74 में ना। तो इसलिए याद रखिएगा 1574 में मनसबदारी प्रणाली शुरू हुई है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है और कहाँ हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है, देखिए बताए थे, पश्चिम बंगाल में हुआ है। सही बात है। 1757 में हुआ है। और डेट बताइए। 22 जून 23 जून 2-3 दिन जाएंगे तब ना 17 हो जाएगा। 1757 में, ठीक है। तो अब बताइए कि बेदरा का युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ? बेदरा वेद पढ़ने के लिए देगा तो आप क्या कहिएगा? हम नो, तो इसे नवंबर महीना में। इसके बाद 1569 में और 1569 में हुआ है बेदरा का युद्ध। बात समझ रहे हैं जी। 1569 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ है। बिल्कुल बेदरा का, पश्चिम बंगाल में हुआ। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। बेदरा 1569 में, 1769 में, 1759 में बेदरा का युद्ध। 1759 में। चलिए बेदरा का युद्ध जो हुआ है, यहाँ थोड़ा हम आपको गलत बोल दिए। नवंबर के महीना में 1759 में हुआ है। कब हुआ है? 17 नहीं बोला था कि उनको दीजिए पढ़ने के लिए 59 पे, ठीक है। अब चले बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर तो 22 यानी कि 22 और बक्सर स्वर से बात सुना देगा 64 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताइए। 1767 से 1769 में। अच्छा दूसरा हुआ है बोलिए। 1780 से 1784 में। तीसरा हुआ है 1790 से 1792 में। चौथा हुआ 1799 में। बिल्कुल। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1767 से 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है आपको 1780 से 1782 में, 84 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1700 आपको जो है 90 से 92 में। और वहीं अगर हम बात करें तो 92 के बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में हुआ है। यहाँ तक क्लियर है जी। अब जो है सो सन्यासी विद्रोह जो हुआ है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ है? सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में हुआ है, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह जो हुआ है वो कब हुआ? 1770 में सेक्टर घूमते हैं ना। तो संथाल विद्रोह कब हुआ बताइए? 1855 से 1856 थाल किस महीने में होगा? जून में होगा ना। तो 30 जून में, 30 जून और 1855 में। अब बताइए कि संथाल विद्रोह तो हो गया क्लियर। अहोम विद्रोह बताइए। अहोम विद्रोह हुआ था असम में हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल आसान है बताइए। 1828 में 1828 से 1833 तक। बिल्कुल इसका ट्रिक आपको बताए थे। अहोम मतलब घर में कम नहीं रहेगा, तो 18 वर्ष होगा तो घर से भगा देगा। और 18 वर्ष का 28वां वर्ष में ब्याह होगा नहीं, और फिर 33 वर्ष में कन्या के लिए जो भी कमा के रखना होगा 33 वर्ष तक अपन रख लेगा, फिर घर आ जाएगा। यानी कि 1828 से लेकर 1833 यहाँ तक हम कोशिश किए हैं कि आप सभी को युद्ध बहुत ही अच्छा तरीका से याद हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले दिन फिर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर, ठीक है।